लाजवाब सा सेशन लेकर, और आजकल देख रहे हो इसके भरोसे जीवन चल रहा है, ठीक है, क्योंकि गला वाला जवाब देते हो ना, पूछते हो ना तुम सारा मैराथन क्यों नहीं लेते हैं, तो थोड़ा सा मैराथन ना लेने की वजह मेरा टॉन्सिल है, मेरा गला एकदम छिला हुआ होता है, और उसमें से अगर खांसी होने लगी ना तो फिर कलेजा हिल जाता है। अब सोचो आजकल ये है, साथ में ये है, इनके भरोसे क्लास चल रही है कि गरम गरम पीते रहेंगे तो खांसी थोड़ी सी कम आएगी, तो और है ना, चुभता एकदम, जिनको टॉन्सिल होगा वो मेरा दर्द समझते होंगे कि सर कितना खतरनाक दर्द होता है टॉन्सिल का। तो आशा करते हैं, लेकिन फिर भी दोनों हाथ से आज व्यवस्था चीरेंगे, और कम से कम जिस विश्वास के साथ आप मेरी वीडियो पे क्लिक करते हैं कि भाई चल रहा है तो सर की क्लास में एक नया आनंद आएगा, तो उस आनंद में कोई कमी नहीं आएगी, मैं आपको वचन देता हूं। और अपने और एक बार सारे लोग, एबीवी पार्टी जिंदाबाद, अतुल भैया वाले, क्योंकि मैं ना एक ऐसी लॉबी बनाना चाहता हूं कि लोगों को ये प्रूफ कर दूं कि पढ़ाई टेंशन नहीं है। बड़ा मजा आता है जब हम लोग एकदम चीरम चीर व्यवस्था करते हैं अलग अलग तरीके से, कि हम हंस खेल के भी, इतना हंसी मजाक करके भी पढ़ते हैं, और सारा का सारा जो है हम टॉपिक क्लियर कर लेते हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का सेशन, देखते हैं आज क्या कुछ है। रात 9 बजे मैं आपके सामने हूं, और प्रयागराज से भैया, एसएससी वाले भैया नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। और एबीवी हमसे, मैं बोलता हूं कोई भी बोला भाई मैं सपा बसपा बीजेपी ओजेपी नहीं जानता, मैं जानता हूं एबीवी अतुल भैया वाले, हमको सिर्फ सिलेक्शन लेना है। और क्या रात में 9 बजे मेरी वीडियो पे आने के बाद, और जब मेरी क्लास खत्म होती है 50 मिनट बाद, क्या तुमको वाव वाली फीलिंग आती है? अगर वाव वाली फीलिंग आती है तो फिर समझ लो मजे ही मजे, ठीक है ना। तो चलो आज बुलाते हैं लकी को, पूछते हैं आज का थॉट ऑफ द डे। कहते हैं किस्मत भी बादशाह उसी को बनाती है जो कुछ करने का हुनर रखता है। और मैं हमेशा कहता हूं तुम खुश रह के केवल हिंदी सुनना शुरू कर दो, तुम्हारे अंदर में जज्बा पैदा कर दूंगा कि सर मैं खाली समय हिंदी पढ़ा सकता हूं, बहुत आसान सब्जेक्ट में इतना रिलेटिव इन्फॉर्मेशन दूंगा तुमको कि तुम कहोगे कि सर कोई दिक्कत नहीं होगी। रात 9 बज चुके हैं, 40 का समय हो चुका है, और मैं हिंदी के लिए आपके सामने मिल चुका हूं। रीजनिंग शाम को 6 बजे मैं पढ़ाता हूं, ये सबको पता है, शाम को 6 बजे मेरी रीजनिंग की क्लास चलती है। तो चलिए आइए श्री गणेश करते हैं और देखते हैं कि आज आप लोगों के लिए क्या कुछ है। सारे वो टॉपिक्स हैं जिसके सारे क्वेश्चन आपको रोज मिलते हैं, तो चलिए फिर श्री गणेश करें। बट हम सब दिखा दो, रेड हार्ट भेज दो। हां, एबीवी के साथ जो कोई रेड हार्ट और जिंदाबाद के नारे लगाता है ना, मेरी आत्मा खुश हो जाती है कि तुम में एक विश्वास है, और दिल से भैया बोले हो तो मैं कलेजा भी निकाल के रख दूंगा शाम को 9 बजे, मैं प्रॉमिस करता हूं। तो आइए श्री गणेश करते हैं। आज का पहला सवाल एसएससी जीडी ऑफिशियल पेपर है 1 दिसंबर 2001 शिफ्ट 1 का। और हाँ, ये ऐसा भी सोच सकते हो सर फर्जी तो नहीं लिखा है, तो भैया आपके पास अलग अलग कोचिंग सेंटर के पेपर हैं, आप वहां पे उसे चेक कर सकते हो, ये बात याद रखिएगा। अभी पहला सवाल आपके सामने, ये आपका रेड हार्ट बहुत कीमती है मेरे लिए, ठीक है ना, ये याद रखना, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। वो बोला विषयों में डैश होने से सर्वनाश होता है, विषयों में डैश होने से सर्वनाश होता है, विषयों में प्रेम होने से सर्वनाश होता है, अनुराग होने में सर्वनाश होता है, स्नेह होने में, आसक्ति होने में, और यही दर्द है इसमें। देख लेना जितने बच्चे उतना गलत होगा। विषय समझते हो, विषय वस्तु में, विषय वस्तु क्या होता है पता? विषय विषय चीजें क्या होता है, जैसे लोभ मोह मद मत्सर, ये सब जो होता है ये होता है विषय। इंसान भक्ति छोड़ के विषयों में ध्यान लगा रहा है, उसे कहीं पैसा मिल जाए, कहीं गाड़ी मिल जाए, इनमें ध्यान लगा रहा है, तो विषयों में डैश होने से सर्वनाश होता है। तो विषयों से प्रेम होता है, विषयों से अनुराग होता है, इसमें आसक्ति का मतलब होता है कि आप तेरे बिना जिया नहीं जाता है। तो अगर वो बोल रहा है कि आसक्ति जो होता है कि विषयों से इतना प्रेम हो गया है कि बस भगवान पैसा दे दे, सुर नर मुनि सभी की रीति, स्वार्थ पाए करें सब प्रीति, यानी जहां से इंसान को लाभ होगा, जहां पैसा होगा, वो इतना अंधा, इतना आसक्त हो चुका है कि उसका सर्वनाश होना निश्चित हो जाता है ना। तो विषयों का मतलब समझिए कौन सा विषय, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाला विषय नहीं है ये। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। अब आप विषय का मतलब समझ रहे हो, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। विषय विकार मिटाओ, तो वो विषयों से आसक्ति होने से सर्वनाश होता है। तो विषय का मतलब समझ पाए कि नहीं, है ना। तो आसक्ति का मतलब होता है किसी वस्तु के प्रति विशेष रुचि होना। मुझे राधा रानी के चरणों के प्रति आसक्ति है कि मैं उनके बिना जी नहीं सकता, है ना। अब देखो सकाम भाव क्या होता है, एक निष्काम भाव होता है, मैं बिना किसी कामना के प्रभु आपके चरणों की वंदना करना चाहता हूं कि प्रभु मैं बस सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बड़ा अनुग्रह तोरे। प्रभु मैं निष्काम भाव से आपकी सेवा करना चाहता हूं। सकाम मतलब जहां काम की भावना हो, जहां पर कोई स्वार्थ हो, जहां पर कोई लालसा हो, कोई कामना हो, कोई इच्छा हो, उस भाव से कोई काम करे उसे सकाम कहते हैं। और सकाम का विलोम जो होता है वो निष्काम भाव होता है। अब बताओ मजा आ रहा है कि नहीं सबको पढ़ने में, है ना। और मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आप इसे जाके चेक कर सकते हो कि क्या मैंने सही लिखा है। अगर ये सारे सवाल एग्जाम वाले हैं तो तुमको मजा ना आए तो पैसा वापस, है कि नहीं, ठीक है ना। अब चलो, अब देखो यहां पर मैं आपको जो नोट्स लेकर आता हूं, मेरी नोट्स अगर बस आपको अच्छी लगे तो आप रेड हार्ट भेज के मेरा समर्थन करना, मेरा उत्साह दोगुना हो जाएगा। जैसे उच्च का विलोम बेटा निम्न और नीचा दुनिया जानती है, लेकिन अनुच्च भी होता है, ये लिख लेना। उच्च का विलोम इस दुनिया में केवल 10% लोग जानते होंगे अनुच्च भी होता है, और एग्जामिनर ऐसे ही फंसाता है तुमको। उच्च का विलोम निम्न और नीचा दुनिया जानती है, आप इस बात को स्वीकार भी करते होंगे, मास्टर सही कह रहे हैं कि अनुच्च होता है। अनिवार्य का होता है ऐच्छिक और वैकल्पिक। अनिवार्य का मतलब यह प्रश्न करने अनिवार्य है, और वैकल्पिक का मतलब होता है मन हो तो कर ले, ना मन हो तो कोई बात नहीं। उर्वर का मतलब होता है जहां खेती किसानी वाली जमीन होती है। अनुर्वर का मतलब होता है बंजर, ऊसर, ऊसर खेत होता है, वहां कोई पैदावार ना, चना हो ना मूंग हो ना अरहर हो ना धान हो ना गेहूं हो, कुछ नहीं होता, वो ऊसर जमीन है, बंजर अनुर्वर है। इसका विलोम उर्वर होता है। तो बताओ एक ही शब्द के अलग अलग विलोम होते हैं। भैया सदा खुश रहो, खूब खुश रहो भैया, सदा खुश रहो। ये सवाल आज एक पूरा शिफ्ट सॉल्व करवाऊंगा जो शिफ्ट आया था, एसएससी जीडी ऑफिशियल पेपर है, आप कहीं भी जाके सर्च कर सकते हो। 1 दिसंबर 2021 शिफ्ट 1 का वायस का समानार्थी शब्द नहीं है। वायस तुम्हारे एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। वायस तुम्हारी परीक्षा में काक चेष्टा बको ध्यानम स्वामी निद्रा तथा अल्पहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम काग यानी कौवा हारी काग एकाक्ष, कौन सा है जो वायस का समानार्थी शब्द नहीं है, वो ये पूछ रहा है। अच्छा बताओ, ये बताओ कुछ भी तुमको बाउंस कर रहा है, चलो मान लिया ये सवाल एकदम शून्य हो, आंसर किया करो, आंसर किया करो, गलत सलत कुछ भी करो, आंसर करो। देखो अगर मैं पूछूं कि वायस का पर्यायवाची जो समानार्थी शब्द नहीं है वो हारित नहीं है, यानी कौवे को कहा जाता है वायस। आपसे मैंने बोला ना, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वामी निद्रा तथा अल्पहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम, काक यानी कौवा, वायस एक जो काग होता है ना, ये कौवा होता है। कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, और दो नैना मत खाइयो मोह पिया मिलन की आस। कागा है ना, तो कागा काक ये सब कौवा होता है, लेकिन वायस जो होता है वो पिसुन, करट, काक, कौवा, काग, एकाक्ष, ये सब किसका समानार्थी शब्द है? वायस यानी कौवा। अब बताओ कौवा तुम्हारे एग्जाम में वायस एक बार नहीं, ये 1 दिसंबर 2021 का पेपर है और आया है तो पूछेगा जरूर। और फिर से मेरे साथ रिवाइज करो कि वायस जो होता है वो पिसुन होता है, करट होता है, काक होता है, कौवा होता है, कागा सबतन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, दो नैना मत खाइयो मोह पिया मिलन की आस। एकाक्ष जो होता है, एकाक्ष जो होता है वो कौवा होता है। अब क्या होता है, हरित माने होता है कबूतर। और इस दुनिया में जितने बच्चे उनसे पूछ लो कि गुरुजी हमें पक्षियों में मोर, ये पूछ लेना। अतुल अवस्थी सही कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। आपको अगर रिवाइज करना है या नोट्स में पढ़ रहे हो तो टीचर से कहना कि यार हमको मोर का पर्यायवाची पढ़ाइए सर। हमारे एग्जाम में मोर जरूर पूछा जाता है, मोर। हमारे एग्जाम में कोयल पूछी जाती है, कोयल पूछी जाती है। हमारे एग्जाम में वो क्या कहते हैं गरुड़ पक्षी पूछा जाता है। हमारे परीक्षा में कौवा पूछा जाता है, ये पक्षी आते हैं। और हमारे एग्जाम में कबूतर पूछा जाता है ना, कबूतर पूछा जाता है। तो ये वो पक्षी है जिनका पूछना तय है, 100% परीक्षा में आते हैं। बोलो हाँ या ना, सहमत हो कि नहीं? तो आशा करते हैं इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। आप सोचो भैया जिसको जल्दी उसको जाने दो, है ना, जाने वाले को कोई नहीं रोक पाता है।
है ना। अब जैसे अब बताओ मुझे, सारे लोग खूब ठंडे दिमाग से बताओ, मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा, मैं मेरी क्लास खराब नहीं करूंगा। मैं ये है पक्षी, ये है मेघ, ये है गधा, ये है तोता, ये है सांप और ये है हाथी। क्या मैं इसको अगर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखूं तो क्या ये मैंने गलत लिखा? और क्या ये बताओ एसएससी जीडी के अनुभव रखने वालों, क्या ये सवाल तुम्हारी परीक्षा में नहीं आता? तो इसको कम से कम कुछ नहीं तो मेरे साथ पढ़ लो, क्योंकि अकेले बैठ के कभी रिवाइज नहीं करोगे। हाथी होता है कुंजर, गज, द्वीप, करी, हस्ती। अब ये रिश्तेदार बन गया। अब जब तुम्हारी आंखों के सामने आएगा, हाँ 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 सर आपने हाथी में बताया था कि कुंजर, गज, द्वीप, करी, हस्ती। सांप क्या होता है? सर्प, नाग, विषधर जिसने विष को धारण किया, व्याल, भुजंग, उरग, अधिपन्नग। तोता को क्या कहते हैं? सुग्गा, शुक, सुआ, कीर, रक्ततुंड, दारिम प्रिय यानी अनार होता है। बीज दारिम का समझकर भ्रांति से देखकर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख क्या कौन है। तो जो दारिम होता है वो अनार होता है, यानी अनार तोते को बहुत पसंद होता है। और लोग देखो कहते हैं कि तुम बहुत खरा आदमी हो, गधा हो, धूसर हो, रासब हो, बेशर हो, चक्रीवान हो। अगर ऐसा कहीं भी एहसास होता है परीक्षा में नहीं आता है तो आप आराम से जा सकते हैं, लेकिन सोचोगे यदि रिवाइज नहीं करोगे तो कब करोगे? मेघ क्या है? घन है जिसने जल को धारण किया, जलधर है, वारिध है, बादल है, नीरज है, वारिधर है, पयोध है। और पक्षी क्या है? विहंग है, विहंग है, खग है, पखेरु है, परिंदा है, चिड़िया है, संकुत है और अंडज है। मुझे एक बात दिल पे हाथ रख के पूछो, परीक्षा में अगर बोला कि संकुत का किसका पर्यायवाची है, अगर आपसे पूछा संकुत किसका पर्यायवाची, जानते हो संकुत? संकुत किसका पर्यायवाची? अब तुमको ये पता होना चाहिए कि विहंग, विहंग, पखेरु, परिंदा, चिड़िया, संकुत, अंडज पक्षी का पर्यायवाची होता है, पूछता है एग्जाम में। ये बात याद रखना। आगे चलते हैं। अब पूछ रहा है सम्मुख का। सम्मुख आदि गणेश, सम्मुख सामने बैठे मेरे पास, सामने सम्मुख है ना। अब देखो आपने कभी सुना होगा कि जब 36 गुण मिलते हैं तो शादी ब्याह नहीं किया जाता है। राम भगवान सीता मैया के 36 गुण मिले थे इसलिए 14 वर्ष का वनवास हुआ, ऐसे हमारे बड़े लोग बताते हैं। 36 गुण मिलने का मतलब होता है कि हिंदी का 36 ऐसे लिखा जाता है, हिंदी का 36 ऐसे लिखा जाता है। ऐसे संबंध कभी नहीं चलते। इंसान के 34 गुण मिल जाए तुरंत शादी कर लो, 34 गुण मिले तुरंत शादी कर लो, 35 गुण मिले शादी कर लो, 36 गुण मिले विवाह नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि वो दोनों सेम नेचर के हो जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात, और ये जो एक दूसरे के विमुख होते हैं, इस वजह से कुंडली में जब ऐसी व्यवस्था बनती है तो ब्याह नहीं किया जाता। सम्मुख का मतलब होता है आमने सामने, आमने सामने सम्मुख होता है। सम्मुख का विलोक होता है विमुख, विमुख का मतलब ऐसे उल्टा। और कभी भी तुम किसी से सुनना कि जब 36 गुण नहीं मिलने चाहिए, क्योंकि हिंदी का 36 में दोनों एक दूसरे के विमुख हो जाएंगे, ये बात याद रखना, इसलिए इसका विलोक विमुख होता है, ठीक है ना। अब जरा समझो कि अगर सम्मुख जो सामने मौजूद हो, विमुख मुंह फेरने वाला, मुख का तो सभी पता है पृष्ठ और प्रतिमुख होता है, और प्रमुख का गौड़ होता है, ठीक है ना। लेकिन सबसे बड़ी बात है, कुंठित विचारधारा का व्यक्ति बहुत दुष्ट होता है। कुंठा मन में रखना यानी अंदर ही घुटते रहना, कुंठा, कुंठित। और कुंठित का विलोम होता है अकुंठित, धारदार या तीखा। कुंठित उसे भी कहते हैं, जैसे मान लो अंदर चुकीला है कुछ तो ये कुंठित है, लेकिन इसको ऐसे ठोक दे तो ये अकुंठित हो गया, यानी इसका धारदार जो तीखा होता है वो अकुंठित, वो मतलब सॉरी अकुंठित होता है। कुंठित का मतलब दबा हुआ, जो मन से दबा हुआ होता है वो कुंठित होता है, और जो धारदार होता है उसे चुकीला कहते हैं, धारदार या तीखा, ठीक है ना। और देखो अनुलोम का प्रतिलोम और विलोम होता है, अनुलोम का विलोम और प्रतिलोम दोनों होता है, ठीक है ना। अनुलोम का विलोम और प्रतिलोम, और पदस्थ का अपदस्थ और पदच्युत होता है, ये याद रखना। तो ये पदस्थ जैसे शब्द हमें लगता है कि और ये सवाल सारे वही तुम्हारी परीक्षा में पूछे जाएंगे। अब बताओ प्रस्तुतिकरण कैसे होगा? आज हमारे लड़के का प्रस्तुतिकरण है, तो प्रस्तुतिकरण लिखा कैसे जाएगा? आज बाबू बता दो जितने बच्चों, मैं अभी भी कह रहा हूं कि 90% गलत करोगे, मैं आपको वचन देता हूं। प्रस्तुतिकरण 90% गलत करोगे। आज नूरा फतेही का प्रस्तुतिकरण है, यानी आज नूरा फतेही डांस करेंगी, लेकिन इसे 90% गलत करोगे। अगर वचन दोगे तुम इस सवाल का जवाब गलत नहीं करोगे। ये याद रखना, दिसंबर 2021 का पेपर है, सोचो आंसर क्या होगा। बेटा सब सी के साथ जा रहे हो और आशा करते हैं कि आप सही हो। प्रस्तुतिकरण होता है। वेल डन, बहुत अच्छा, वेल डन, बहुत अच्छा। इधर और तुमको एक और चीज दिखाएं, आगे देखते हैं। हमें भोग विलास के लिए धन नष्ट नहीं करना चाहिए। कोई त्रुटि नहीं है, या इसमें त्रुटि है तो पहले भाग में त्रुटि है, दूसरे भाग में त्रुटि है, तीसरे भाग में या चौथे दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। हमें भोग विलास के लिए धन नष्ट नहीं करना चाहिए। किसी को लगता है इसमें कुछ दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ ऐसा है? अब देखो ये अभी रात में मैं मेरी क्लास 16 मिनट हुए मेरी क्लास को चलते, 50 मिनट मेरी क्लास चलेगी बस। लेकिन ये सवाल दिसंबर 2021 का पेपर, अगर आज आंसर नहीं कर पाए तो बता देना कि सच में मेरा आंसर नहीं हो पाया। इस परीक्षा में तुम होते तो क्या सच में छोड़ के चले आते? और ये याद रखना कि अगर वो बोला है कि भोग विलास के लिए धन नष्ट नहीं करना चाहिए, और हमें भोग विलास के लिए धन नष्ट नहीं करना चाहिए, दिए गए वाक्य में कारक के प्रयोग की त्रुटि है। यहां हमें भोग विलास के लिए सार्थक शब्द नहीं है और इसमें सही अर्थ प्रकट नहीं हो रहा है, अतः सार्थक शब्द हमें भोग विलास पर होना चाहिए, यानी हमें भोग विलास पर धन नष्ट नहीं करना चाहिए, यानी हमें भोग विलास के लिए धन नष्ट करना नहीं चाहिए। कारक चिन्ह है, अंगना में बाबा दुआरे पर मां, अरे कैसे आई गोरी हम तोरे घर में। अधिकरण क्या? अंगना में बाबा दुआरे पर मां, में पर, तो ये अलग। हमें भोग विलास पर धन नहीं खर्च करना चाहिए, हमें भोग विलास के लिए नहीं होगा। यहां कारक संबंधी अशुद्धियां हैं, यहां होगा हमें भोग विलास पर धन नहीं खर्च, हमें धन नष्ट नहीं करना चाहिए, तो वहां पे कारक संबंधी अशुद्धियां हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं। ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला, ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला औपचारिक, अनौपचारिक, उल्लेखनीय या आधिकारिक। ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द, आशा करते हैं आप मेरा मान सम्मान बचाएंगे। ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला, और ये याद रखना पेपर एग्जैक्टली वही करना है हमें जो हमारी परीक्षा में आया है। सोचो, अब मैं एआई वाले सवाल भी कराऊंगा, तुम परेशान मत होना। अब बताओ ऊपरी दिखावे में होने वाला क्या होता है? ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला क्या है? औपचारिक, अनौपचारिक, उल्लेखनीय या आधिकारिक। तो ये याद रखना वो क्या होता है? औपचारिक, जिसे कहते हैं फॉर्मेलिटी। ऊपरी दिखावा क्या है? कि इंसान 2 घंटे से बैठा था, न चाय न बिस्कुट न नमकीन, कुछ नहीं, और जब उठ के जाने लगा, अच्छा भाई साहब चलते हैं फिर मिलेंगे, अरे अब अभी तो एक कप चाय हो जाती, तो बोले 2 घंटे बैठे थे नहीं सुनाई दे रहा था। औपचारिक का मतलब होता है फॉर्मेलिटी करना। औपचारिकता है कि हमें चाय पूछना है, हम तो चाहते हैं आप ना पिए, बोलो हाँ या ना। तो औपचारिकता मतलब होता है फॉर्मेलिटी, उसका विलोम होता है अनौपचारिक। उल्लेखनीय, आधिकारिक तो आप जानते हैं, उल्लेखनीय जो लिखा गया। औपचारिक का मतलब होता है जब तक 2 घंटे बैठे थे चाय नहीं आई, है ना। तो ये याद रखना, जो परिपाटी के रूप में ना हो, यानी औपचारिक का विलोम होता है, जिसका उल्लेख करना आवश्यक हो, उल्लेखनीय, अधिकारी, अधिकारी से संबंध आधिकारिक होता है। अब आपको ऐसा नहीं लगता ये नोट्स अगर अच्छी लगे तो मुझे फिर से रेड हार्ट भेजना है? अगर अच्छी लगे तो रेड हार्ट भेजने में क्या तुम एक्टिव रहते हो? अब देखो ये मैं इतने वाक्यांश और रिवाइज करवा दूंगा, तो मेरे कम से कम 25 सवाल तुम्हारे 150-200 सवाल के बराबर होंगे। तो बताओ कहां से एसएससी जीडी पेपर बनाएगा? तो आज तक समझो, आज तक संबंध, जो आज तक से संबंध रखता है अद्यतन होता है। इसको याद मत करो, इसे सिर्फ सुनो, क्योंकि इसकी पीडीएफ में कभी जिंदगी में नहीं देता हूं। मेरी क्लास में लापरवाही करोगे, पीडीएफ कहीं नहीं मिलेगी। जो आज तक से संबंध रखता है वो अद्यतन है, जो कभी नष्ट होने वाला हो वो क्या नष्ट होने वाला नश्वर होता है। कठिनाई से समझने योग्य दुर्बोध, ये शरीर नश्वर है, एक दिन ये शरीर खाली करना है, ये शरीर छोड़कर जाना ही जाना है। कठिनाई को समझने योग्य दुर्बोध, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, अभिप्सा होती है। आकाश में विचरण करने वाला जंतु नभचर होता है, जो गुप्त रूप से निवास कर रहा हो छद्मवासी होता है। छद्मवासी जो गुप्त रूप से निवास करता है तो छद्मवासी कहते हैं, और एक स्थान से दूसरे स्थान तक जलने वाला जंगम होता है।
जंगम होता है, इसको याद कैसे करोगे कि छोटे बच्चे कहते हैं बड़ा जंगली लौंडा है भाई, ये जगह शांति से बैठ नहीं रहा है। तो जब भी कोई तुमको बहुत जंगली टाइप का लड़का मिले ना तो समझ जाना तुम जंगम याद करवाए थे, जो एक स्थान से दूसरे स्थान उछल कूद मचाए रहता है, उसे जंगम कहा जाता है। तो आज तुमको देखो, अब एक बार में रिवाइज हो गया, अकेले बैठ के पढ़ने की जरूरत है। आदित्य नस्वर दुर्बोध अभिप्सा नवचर छद्मवासी जंगम, आहा मजा आ गई। अगला सवाल तुम्हारे सामने, उल्टी गंगा बहाना, ससुर दामाद के पैर छूले, सॉरी दामाद ससुर के पैर छूले, उल्टी गंगा बहाना। देखो लोग सम्मान का उल्टा मतलब समझते हैं, लोग कहते हैं सर लड़की के पापा भी तो हमारे पापा हुए, आप उनका पैर, राजा जनक ने दशरथ जी के पैर छुए थे, सॉरी उल्टा में बोल, राजा दशरथ ने जनक जी के पैर छुए थे, तो जनक जी ने कहा कि क्यों उल्टी गंगा बहा रहे हैं प्रभु, हम आपको बिटिया दे रहे हैं, आप हमारे पैर छू रहे हैं, उल्टी गंगा ना बहाए दशरथ जी। तो दशरथ जी जो थे जनक जी के पैर छुए थे। और आजकल का आदमी सोचता है कि लड़की का बाप जो है वो लड़के के बाप के पैर छुए। अब अगर अपने शास्त्र को मानते हो तो दशरथ जी ने जनक जी के पैर छुए थे और कहा था कि जनक जी जो देता है वो दाता होता है और जो लेता है वो क्या होता है, भिखारी होता है। और आप अपनी बिटिया हमको दे रहे हैं तो आप हमारे पूज्य हुए कि हम आपके पूज्य हुए। तो जनक जी ने कहा प्रभु आप चाहे जो कहें लेकिन उल्टी गंगा ना बहाएं। उल्टी गंगा बहाने का मतलब होता है कि आप उल्टा तो कोई उल्टा काम करे, प्रतिकूल कार्य करते हैं, उसे हम कहते हैं प्रतिकूल कार्य करना जो होता है उल्टी गंगा बहाना होता है। राजा जनक जी के दशरथ जी पैर छुए उनकी बेटी, जबकि उल्टा होता है। जो लोग गांव से जुड़े हो मेरी बात समझ पा रहे हो, शायद ये शहर के बच्चों को समझना मुश्किल है कि तुम क्या समझा रहे हैं, लेकिन जो गांव देहात से बच्चे समझ गए होंगे उल्टी गंगा बहाना मतलब होता है प्रतिकूल कार्य करना। भैया खुश रहो। अब जैसे एक बार जल्दी से अगर तुम्हारे पास टाइम, अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना, शादी के लिए जल्दबाजी करना, इज्जत उतारना, छोटों को सम्मान न देना, छोटों को ज्यादा अधिकार दिखाना। अगर कोई छोटा जो है आपसे सिगरेट वो पीता है, तुमको पता है, और तुमसे छुपा के पी रहा है, तो जबरदस्ती उसके जीवन में घुसो मत। दिखा क्या पी रहे थे, तो अभी वो तुम्हारी इज्जत करता है, बाद में तुम्हारी इज्जत उतार देगा। हाँ लोग पी तो रहे थे, सिगरेट पी रहे थे, है ना। तो इसीलिए जो बड़े हैं उनको बड़े रहना भी एक कला है कि अगर छोटा तुमसे नजर दबा रहा है तो तुम खुद वहां से कट के निकल जाओ। तो कलेजा मुकवाना, भयभीत होना, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, अधिक परिश्रम के बाद साधारण लाभ। इसका आंसर बताओ। अच्छा वो क्वेश्चन पूरा लिखा नहीं, कोई बात नहीं, चलो यहाँ पे हम कुछ दोहरा देते हैं। देखो जो उपकार या नेकी को मानता हो कृतज्ञ होता है, हम बड़ी कृतज्ञता प्रकट करते हैं कि आप हमारे घर आए, है ना। दूसरे के पीछे चलने वाला, आजा शाम होने आई, मौसम ने ली अंगड़ाई, तू चल मैं आई, तू आगे चलेगा पीछे से मैं आऊंगी। तो दूसरे के पीछे चलने वाला अनुचर होता है। द्रुत गमन करने वाला द्रुतगामी होता है। कठिनाई से प्राप्त होने वाला दुर्लभ होता है। कि दुर्लभ का विलोम सुलभ क्यों होता है, क्योंकि सुलभ शौचालय बड़े आराम से मिल जाता है। चाहे स्टेशन में देखो तो सुलभ शौचालय, बस स्टैंड में देखो तो सुलभ शौचालय, सिविल लाइन में तो सुलभ शौचालय। सुलभ मतलब जो आसानी से मिल जाए, इसलिए वो होता है सुलभ शौचालय। तो कठिनाई से जो प्राप्त हो वो दुर्लभ होता है। किसी पद का उम्मीदवार प्रत्याशी होता है जो बहुत समय तक ठहर सके, चिरस्थायी होता है ना। और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो जितेंद्रिय होता है। बोलो हाँ या ना, बोलो सहमत हो। अब बताओ तुम लोगों को समझ में आ रहा है, बताओ तुम लोगों को समझ में आ रहा है, बोलो। किसी को बाउंस तो नहीं कर रहा है। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि अगर मेरी बनाई गई नोट्स तुमको ऐसा लगता है कि सर हमें रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती है, ये सब मिलता है, तो फिर उसका आनंद कुछ और है, ठीक है ना। एक टीचर ना बाबू बारिश की तरह होता है, वो सबके लिए बराबर रूप से बरसता है। अब देखो जैसे मैं सबको पढ़ा रहा हूं, पढ़ सब रहे हैं, इसमें कुछ है वो भी पढ़ रहे हैं, लेकिन उनके पास देखो आई लव यू अंजलि, आई लव यू राणा भाई, अब पढ़ वो भी रहा है। उनके हिसाब से उनके मम्मी पापा पूछो तुम्हारा लड़का क्या कर रहा है, हमारा लड़का जीडी की तैयारी कर रहा है, दिन भर बेचारा वीडियो देखता रहता है। अगर यही जो मैसेज लिख रहे हैं आई लव यू अंजलि, इनके पिताजी दिखा देंगे तुम्हारा लड़का ये वीडियो में पढ़ रहा है, मास्टर पढ़ा रहे हैं तो आई लव यू अंजलि लिख रहे हैं, तो इनको तिरछा चलवाएंगे इनके पिताजी कम से कम 3-4 महीना। तो गीदड़ भक्ति क्या होता है, गीदड़ भक्ति मतलब होता है झूठी धमकी देना, है ना, झूठी धमकी देना, उसे गीदड़ भक्ति कहते हैं। घोड़े बेचकर सोना, बेफिक्र होना, गिरगिट की तरह रंग बदलना, बातें बदलना, दिल भारी होना, बहुत दुखी हो जाना, हाथ पांव फूलना, घबरा जाना। अब देखो सुधा किसका पर्यायवाची है, माद सुधा। सुधा पे तुम लोग एक बहुत प्यारी सी शायरी सुनाओ, जल्दी से सारे लोग बताओ, बहुत प्यारी सी एक मैं शायरी सुनाता हूं, तुमको समझ में आ जाएगा सुधा होता क्या है। माद सुधा रस का प्याला, माद सुधा रस का प्याला अगर मुझको मिलता तो मैं पी जाता, माद सुधा रस का प्याला अगर मुझको मिलता तो मैं पी जाता, और इतना पीता कि सागर का किनारा मिल जाता, और मेरी फरियाद सुनकर ऐ सनम तुझको भी पसीना आ जाता, और मैं इतना रोता कि सावन का महीना आ जाता। सुधा का मतलब होता है अमृत, तभी कहते हैं माद सुधा रस का प्याला, है ना। और इस दुनिया में सबसे ज्यादा पर्याय अगर किसी के होते हैं तो चांद के होते हैं, ये बात याद रखिएगा। और अगर मैं आपको बताऊं चांद को क्या कहते हैं, सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन में आता है चांद, चंद्र, हिमांशु, सुधांशु, राकापति, शशि, सारंग और निशापति। पृथ्वी को भू, भूमि, धरा, उर्वी, इला, अचला, अवनी, अवनी और जगत, ठीक है ना। और स्त्री को क्या कहते हैं, सुंदरी, कांता, कलत्र, वनिता, नारी, महिला, अबला, ललना, औरत और कामिनी, ठीक है ना। अब कुछ चीज समझो, हवा को क्या कहते हैं, हवा पवन, वायु, समीर, अनिल, वात, मारुत, पवमान, बयार, प्रकंपन। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, और राम लखन सीता सहित हृदय बसों स्वरूप। पवन तनय यानी पवन के जो पुत्र होते हैं, तो तनय मतलब क्या होता है, पुत्र। और पवन सुत इसलिए जब देखो याद करते हैं ना तो हमें पवन तनय, पवन सुत, तो हमें पता चल जाता है पुत्र को सुत भी कहते हैं, तनय भी कहते हैं, है ना। तो सांप को क्या कहते हैं, सर्प, नाग, विषधर, व्याल, भुजंग, उरग, अहिपन्नग। और अगर जंगल कहते हैं वन कानन, पिता दीन मोहि कानन राजू, पिता ने मुझे जंगल का राज्य दे दिया। तो जंगल में वन कानन, बिहर, विटप, विपिन, घर क्या है, गृह, सदन, आवास, आलय, गेह, निवास, निलय, मंदिर। बोलो सहमत हो। ऐसी जमीन जो अच्छी उत्पादक हो उसे क्या कहते हैं, दोआ, घाटी, द्रोणी, द्रोण। अब मैं शांति से खड़ा हूं, मुझे सुनना है, जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा, बताओ आंसर क्या होगा। ऐसी जमीन जो अच्छी उत्पादक हो, ऐसी जमीन जो अच्छी उत्पादक हो, द्रोण, द्रोणी, घाटी या दोआ। अब अगर तुक्का मार रहे हो तुम, झूठ मत बोलो, तुक्का मार रहे हो। अच्छा जिसको ईमानदारी से नहीं पता, अगर सच में ईमानदारी है, सॉरी का मैसेज करना, नहीं सर हमको नहीं पता। ईमानदारी टीचर से बेईमानी नहीं, बेटा नहीं पता मतलब नहीं पता, कोई संशय दुविधा तुक्का कुछ नहीं पता सर, मुझे नहीं पता, एकदम स्वीकार करो। और आज के बाद दोबारा कभी नहीं भूलूंगा, मैं इसलिए एक क्वेश्चन पे इतना समय ले लेता हूं जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है। तो जैसी जमीन जो अच्छी उत्पादक हो उसे द्रोण कहा जाता है। अब बाबू तुम विश्वास मानो 100% लोग गलत है, 100% लोग गलत है, मतलब 1-2% छोड़ो, 100% लोग गलत है। और फिर भी अभी भी लगता है कि इस बार जीडी हमारा निकलेगा। अरे अभी हिंदी सुनोगे भी नहीं तो कब निकलेगा, मुझे ये बताओ। द्रोण होता है वो, द्रोणी का मतलब होता है दो पर्वतों के बीच की घाटी का मध्य भाग द्रोणी होता है। जो घाटी होता है वो दो पर्वतों के बीच का सकरा मार गया मैदान होता है। दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहते हैं। घाटी, द्रोणी और द्रोण, क्लियर हो गया। तो मैं ये जो बनाता हूं तो क्या इसमें मुझे टाइम नहीं लगता बना, अगर मैं सीधा सीधा भी लिख दूं तो मुझे क्या तकलीफ है। लेकिन मुझे लगता है कि क्या तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है, और जो लोग सॉरी महसूस करते हैं इनका सिलेक्शन होगा, क्योंकि इनको लगता है कि नहीं मुझे बताइए, मुझे सुनना है। तो दो पर्वतों के बीच की घाटी का मध्य भाग द्रोणी होता है, दो पर्वतों के बीच का सकरा मैदान घाटी होता है। ये देखो, ये देखो मैंने बनाने की कोशिश की है, ये देखो। और दूसरा क्या, दोआब, दो नदियों के बीच की भूमि को हम क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं। मोबाइल में संज्ञा क्या है, मोबाइल में कौन सी संज्ञा है, पक्का निकलेगा। भगवान करे मेरे जवान पे सरस्वती विराजमान, मेरे जितने छोटे भाई बहन मुझे सुन रहे हैं, सिलेक्शन होगा तो बच्चा तुम्हारा ही होगा, मैं वचन देता हूं। सिलेक्शन होगा तो तुम्हारा ही होगा, ये लिख के ले लो, सोचो।
बस तुम इस बार वो मेरा कहा मान लेना, वो एप्लीकेशन वाली क्लास और यूट्यूब की क्लास का कॉम्बिनेशन जरूर बना लेना प्लीज, कॉम्बिनेशन जरूर बना लेना। मोबाइल में संज्ञा क्या है बताओ, मोबाइल में संज्ञा क्या, मोबाइल कैसी संज्ञा है? इस बार तो गलत मत करना, और जिसका जिसका गलत हुआ है तो चैट बॉक्स में देख लेना, ये गलत मत करना। मोबाइल में संज्ञा कौन सी है? तो अगर मैं मोबाइल की संज्ञा की बात करूं तो वो जातिवाचक संज्ञा है, उसमें हर तरीके का मोबाइल आ जाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी आगरा, इलाहाबाद, इंडिविजुअलिटी के बारे में बात हो रही है। अब ये पूछ रहे हैं साधु आ रहे हैं, तो साधु क्या है? एक वचन, बहुवचन या द्विवचन या इनमें से कोई नहीं। हिंदी दो वचन नहीं मानता, हिंदी कहता है एक से दो आदमी हुए नहीं कि राजनीति शुरू, एक से दो आदमी हुए नहीं कि राजनीति शुरू। साधु आ रहे हैं तो वाक्य में साधु क्या है मुझे बताओ, साधु क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं, द्विवचन, बहुवचन, एक वचन, क्या है बताओ। अब एक चीज याद रखना, हमारे बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं, आदार्थे सदैव बहुवचनम, सम्मान में सदैव बहुवचन होता है। जैसे पापा सो रहे हैं कि पापा सो रहा है, दादा सो रहा है, साधु सो रहा है, ना 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 ना, आदार्थे सदैव बहुवचनम। सत्कार सम्मान हमेशा, मम्मी सो गई, पापा सो रहे हैं, साधु सो रहे हैं, बाबा सो रहे हैं, तो हमेशा आदार्थे सदैव बहुवचनम, आदर सम्मान के लिए सदैव बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। चलो आगे चलते हैं। कहानी रेखांकित शब्द का पर्यायवाची क्या है? कहानी शब्द का पर्यायवाची क्या है बताओ, कहानी का पर्याय क्या है? कहानी का पर्यायवाची क्या है बताओ? उपन्यास, कटुभाषण, उपसंहार, आख्यान। आज बताओ फंसता हुआ महसूस तुम लोगों को इसका क्लास का लेवल सही लगता है? एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ, सबको लेवल तो अच्छा लगता है ना? अब जैसे कहानी शब्द का पर्यायवाची क्या है? कहानी का वो आख्यान, उपन्यास, कटुभाषण, उपसंहार क्या होता है? कहानी ये याद रखना, लिख लेना कहीं, जो कहानी है वो आख्यान होती है। जैसे जब भी थाने में रिपोर्ट लिखाने जाओगे तो एसआई दरोगा की आख्या लगती है, वो कहते हैं भैया दरोगा की आख्या लग गई, तो एक चाहे अपने आप को विधायक सांसद लगाता हो, दरोगा की पावर बहुत खतरनाक होती है। अगर उसने आख्या लगा दी, आख्या क्या होती है कि जो हुआ वो पूरी कहानी लिखेगा उसमें, कि मेरी चश्मदीदी में, मेरी चश्मदीद गवाह हूं मैं इस बात का कि जब मैं मौका वारदात पर पहुंचा तो वहां पर इनके हाथ में पिस्टल थी और मैंने इन्हें रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। तो अब उस दरोगा ने जो आख्या लगाई है कोर्ट में, तो भले कितना बड़ा सांसद विधायक अपने आप को लगाता हो, उस दरोगा के चरणों में गिर जाएगा, लेकिन वो उसको छोड़ नहीं सकता। आख्या से आख्यान बनता है। तो कल को कोई कहे कि कहानी का पर्याय क्या होता है, तो याद रखना दरोगा आख्या लगाता है, यानी पूरी कहानी, पूरा विवरण लिख के देगा कि आखिर हुआ क्या था एग्जैक्टली। मैं जब वहां मौका वारदात पर पहुंचा तो वहां समस्या क्या चल रही थी, तो आख्या से आख्यान बनता है, तो वो आख्या देता है अपनी, ठीक है ना। और उपन्यास तो आपको पता है, लाल वो खून भरी मांग, आगंजे तेरी मांग भरूं, सूखी नदी में तैरती लाश, धुएं में बैठा पंछी। उपन्यास पापा लोगों से पूछो, पहले कॉमिक्स वगैरह बाद में आई है, ये सब वेब सीरीज और ये सब नहीं, पहले उपन्यास चलता था। आगंजे तेरी मांग भरूं, सूखी नदी में तैरती लाश, धुएं में बैठा पंछी, इस तरीके से अलग अलग राइटर उपन्यास लिखते थे। आखिरकार क्या होता है? फलतः शेषतः अंततः अंतोगत्वा। आख्यान क्या होता है? कथा, बयान, किस्सा, वृत्तांत, कहानी, वर्णन। आख्यायिका क्या होता है? लोकसभा, लोक कथा, प्रसिद्ध कथा या उपन्यास। और आक्षेप क्या होता है? कटुभाषण, इल्जाम, व्यंग, दोषारोपण, अभियोग। आखिर अंतिम नतीजा, समाप्त, उपसंहार, अति पिछला। ये याद रखना। तुम लोगों को समझ में तो आता है ना? छिन्न का विलोम करते लोग बोलते हैं एक ही कंटाप में भी छिन्न भिन्न हो जाओगे, ज्यादा दिमाग न खराब करना। सुनो कि नहीं? लोग कहते हैं मसक के एक झापा मारेंगे ना मेरे सामने छिन्न भिन्न हो जाओगे। लोग कहते हैं हमको हिंदी समझ में नहीं आती है ना? तुमने कभी सुना है कि नहीं? अब ये बताओ, कभी छिन्न भिन्न, कोई कहता है तो छिन्न भिन्न क्या होता है? एक ही चीज होता है ना, एक घंटा में 2 मिनट में छिन्न भिन्न हो जाओगे। अब बताओ छिन्न का विलोम क्या होना चाहिए? छिन्न का विलोम होता है संलग्न करना। छिन्न भिन्न समानार्थी शब्द है, एक झापा में भी छिन्न भिन्न हो जाओगे। छिन्न भिन्न का मतलब अलग अलग, ऐसे भिन्न से भी नहीं मिलोगे, एक झापा में बिखर जाओगे पूरे, है ना? लोग यार तुम लोगों को लगता है मैं नई चीज पढ़ा रहा हूं, तुम गांव घर में नहीं बोलते अभी एक ही झापा में छिन्न भिन्न मतलब अलग। संलग्न का मतलब कि इकट्ठा करना, ये क्या है? सारी किताब पेजों का संलग्न व्यवस्था है ना? लेकिन अगर छिन्न भिन्न का मतलब होता है सब कुछ अलग अलग हो जाना। ये तो गांव में डायलॉग भी मारते हैं, एक ही झापा में छिन्न भिन्न हो जाओगे। तो इसलिए मैं देता हूं आपको। अब देखो, जो दूसरे के अधीन उसे क्या कहते हैं? दूसरे के अधीन क्या होते हैं? लड़कियों को, मेरी छोटी बहनों को मैं हमेशा कहता हूं कि मेरी छोटी बहनों, तुम लोग बाबू सिलेक्शन जरूर ले लेना बच्चा, क्योंकि पराधीन सपने में सुख नहीं। दूसरों के अधीन बाबू तुम सपने में भी सुख की प्राप्ति बिटिया नहीं कर सकती हो। हमेशा याद रखना कि उस बात के, मैंने सोचा मेरी बिटिया जिस दिन मेरी पुत्री हुई, मैं उसकी शादी में ना कभी किसी को ये नहीं कहूंगा आओ हमारी बिटिया देख जाओ शादी कर। मैंने अपनी शादी में, विश्वास मानो मेरी अरेंज मैरिज है, मैं कभी देखने नहीं गया। मैं जिसको देखने गया मैंने फाइनली उससे शादी की। मुझे इस दुनिया में सबसे बड़ी कुरीति लगती है कि एक बाप अपने कलेजे के टुकड़े को बीच में बैठा देता है, चार गाड़ियों से आते हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हैं, घर पहुंच के कहते हैं नहीं वो बिटिया थोड़ा हमको पसंद। अरे अपने कटहले से लड़के चेहरा देखे हो? किसी की बिटिया सोचो कितने नाजों से उसने पाला है, और जब कोई मना करता हो तो उस बाप के कलेजे पे क्या गुजरती होगी। तो मैं हमेशा अपनी छोटी बहनों को कहता हूं बिटिया कुछ भी हो बाबू, तुमको नौकरी लेना, तुमको इस भाई की सौगंध है कि मन लगा के पढ़ना है और नौकरी लेना, ताकि तुम बैठ के कहो नहीं पापा ये नाक टेढ़ी लौंडा, इसको हमको नहीं देखना। नहीं पापा करिया है, तब शर्त लगा पैदा हुआ था ये नहीं, क्योंकि पराधीन सपने में सुख नहीं। दूसरों के अधीन तुम सपने में सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते हो, ये याद रखना। पराधीन सपने में सुख नहीं। और मेरी सारी छोटी बहनों से मैं कहूंगा कि बिटिया तुमको नौकरी लेनी है, ये बात याद। प्रलंब बाहु क्या होती है? जिसकी भुजाएं लंबी हो, प्रलंब बाहु है। प्रलंब बाहु यानी जिसकी भुजाएं लंबी हो। प्राणदा मतलब जीवन देने वाली दवा प्राणदा होती है। सुपर्णखा होती है प्रसिद्ध राक्षसी जो रावण की बहन थी। दुर्गम काज जगत के तेते सुगम अनुग्रह तुम रहते थे। दुर्गम काज जगत के तेते सुगम अनुग्रह तुम रहते थे, है ना? जहां पहुंचना कठिन हो दुर्गम। अगम क्या है? अगम मतलब जहां पहुंचा ना जा सके, अगम अगोचर, है ना? धन धान्य क्या होता है? धन धान्य क्या होता है? धान देखो ना, धान धन्य एक होता है धन्य। हम धन्य हो गए प्रभु, जय विधि हुई नाती तुमरा करम सुबेग दास मैं तोरा। प्रभु हम आपके दर्शन, हे खाटू वाले श्याम, आपके दर्शन करके हम धन्य हो गए। हे राधा रानी, हे बांके बिहारी। धन और धान का मतलब जो अन्न विशेष होता है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, तो ये याद रखना। तो अन्न विशेष धान होता है, धन्य मतलब सराहना होता है। प्रभु हम धन्य हो गए। धुरंधर बैच में जल्दी एंट्री करूंगा मैं, वही एप्लीकेशन वाला कह रहा था, उस पर एडमिशन जरूर ले लेना। अन्न अनाज है, कपि बंदर है, कपि बंदर गण समूह होता है, जिला मंडल होता है, चास नीलकंठ, ठीक है ना? चास खेत की जुताई, जिला चमक, गण गिनने योग्य, कपि घिरनी। अन्य दूसरा आभा क्या होता है? लोग अपनी बिटिया का नाम आभा, हमारी बिटिया आभा है। आभा का मतलब होता है कांति, चमक। तमसो मां ज्योतिर्गमय, मुझे अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाइए। आभा का मतलब होता है बड़ी चमक होती है, गोल्ड में चमक होती है, आभा होती है, प्रज्वलित होता है ना? तो आभा होती है। मैं आपसे सबसे कहता हूं, अगर मैं देखो गलत है, अच्छा पर्यायवाची नहीं है, हाँ ठीक है, तुम तो बस तुम्हारे कभी प्भरोसे पे बड़ा प्यार आता है। मैं चमक बता रहा था कि दीप्ति प्रकाश होता है। देखो सही पूछो, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे भी लगा आभा का पर्यायवाची पूछ रहा है, मैं भी चमक ही सोच रहा था, लेकिन चमक दीप्ति प्रकाश ये तो आभा ही है ना। वो पूछ रहा है कौन सा पर्यायवाची? याचक का मतलब होता है दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, संत एक देवता, पुजारी सारी दुनिया, है कि नहीं? दाता और याचक मतलब होता है मांगने वाला। प्रभु दरबार में याचक आया है, तो याचक यानी दीप्ति, चमक और प्रकाश क्या होता है? आभा, है ना? और देखो गलती मेरे से भी हो जाती है कि नहीं? सावधानी हटी सब्जी पूरी बटी। याचक मतलब अर्थी, जातक, याची, विषा, इच्छुक यानी जो चाहता है। प्रभा, चमक, दीप्ति, प्रकाश, आभा। अतिथि देवो भव, मेहमान, अभ्यागत, आगंतुक, पाहुन, इसलिए दामाद को पहुना कहते हैं, है ना? दामाद को पहुना कहते हैं।
बिहार में दामाद को पाहुन कहते हैं। अलंकार क्या? अलंकरोति इति अलंकार अर्थात सुशोभित करना ही अलंकार है। आभूषण भूषण विभूषण गहना जेवर, अलंकरोति इति अलंकार अर्थात विभूषित करना ही अलंकार है। बोलो हाँ या ना? अब बताओ इसमें किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? वर्तनी शुद्ध है, पुष्ट है, पर्याप्त है, प्रदर्शनी है या ब्रजभाषा है? शुद्ध वर्तनी क्या है? आज यार गलत मत करना, पूरा मतलब जब मेरी क्लास चलती है ना तो मैं तुमको क्या बताऊं कि मेरे कितने चाहने वाले मुझे अलग अलग तरीके से देखते हैं, देखिए मास्टर क्या पढ़ाता है। तुम लोगों को समझ में तो आता है ना सब चीजें। और मैं सबसे कह रहा हूं बाबू, ये जो धुरंधर वाला बैच है ना, तुम समझना ये कॉम्बिनेशन मत छोड़ना, बहुत मजा आएगा। एप्लीकेशन और यूट्यूब का कॉम्बिनेशन, तुमको चौचक पीडीएफ टॉपिक वाइज और डीपीपी डेली प्रैक्टिस पेपर, वो सब कुछ तुमको किसमें मिलता रहेगा? धुरंधर में, जो मैंने आप लोगों को बताया था परचेस करने के लिए। और तुमको पूरा पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर पेपर 6 से लेकर 10 बजे तक, ये पूरा का पूरा बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन बन रहा है। बस इस डेडली कॉम्बिनेशन को छोड़ना मत। और ये याद रखना कि यहाँ पर ना सिर्फ प्रदर्शनी जो है वो शुद्ध है, ब्रजभाषा है, ब्रजभाषा नहीं है, ब्रजभाषा है। ठीक है ना? पर्याप्त नहीं होता, पर्याप्त होता है। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। हमारे बड़े बुजुर्ग सिखाते हैं ना बाबू, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इंसान के दुख का कारण यही है कि जो उसके पास नहीं है उसको उसकी चाहत होती है। गीदड़ शब्द का पर्यायवाची क्या है? गीदड़ शब्द का पर्यायवाची क्या है? हरियाण, क्लिग्न, जंबुक या विदग्ध क्या है? बताओ। विदग्ध है, जंबुक है, हरियाण है या क्लिग्न है? बताओ। तो आपको मैं बता दूं कि अगर गीदड़ की बात करें तो जंबुक है। गीदड़ जो है वो जंबुक को कहा जाता है। ठीक है? विदग्ध की बात करें तो चतुर शब्द है, विज्ञ है, निपुण है, नागर है, पटु है, कुशल है, दक्ष है, प्रवीण है, योग्य है। हरियाण की बात करें तो गरुण है, पत्रगारी है, उर्गारी है, हरियाण है, वातनेय है, खगपति है, सुपर्ण है और विषमुख है। क्लिग्न की बात करें तो गीला है, आर्द्र है, अशुष्क है, सिक्त है, तर है, नम है, भीगा है। अब अगर सोचो क्लिग्न आ गया तो कितने बच्चे इसको कर पाएंगे? कम से कम सोने से पहले एक बार सुन तो लो, हम एक बार देख लेते हैं। अब बताओ इसमें तद्भव क्या है? पहरुआ, कंटक, कर्ण या कुमार? इसमें तद्भव शब्द कौन सा है? तुक्का नहीं मारना, मारूंगा बहुत। इसमें तद्भव शब्द क्या है? इसमें तद्भव शब्द क्या है? बताओ। अगर मैं तद्भव शब्द की बात करूं, तद्भव क्या है? तो पहरुआ जो है वो क्या है? तद्भव शब्द है। जो पहरुआ है वो क्या है? तद्भव शब्द है। कुमार, कर्ण, कंटक यानी कांटा, कर्ण यानी कान, कुमार यानी कुंवर, है ना? अभी बताओ। राम खाता होगा, मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा, तुम भी आना मेरे घर आज तमाशा होगा। एक कृष्ण भक्त था, वो भगवान की बड़ी भक्ति करता था। और जो भक्त होते हैं ना भगवान से भी नाराज हो जाते हैं। वो रोज बुलाता था कि हे कान्हा मेरे घर आओ ना, मेरे घर आओ ना। और वो भक्ति करते करते उम्र बीत गई। तो एक दिन क्या किया उसने? पूरे दुनिया वालों को, पूरे समाज को अपने घर बुला लिया कि आओ आज मेरे घर कान्हा आएगा। और भगवान को ना पूछा ना बोला कुछ नहीं। सबसे पहले उसने क्या किया? पूरे समाज को, पूरी दुनिया वालों को अपने घर बुला लिया और फिर गया मंदिर। और भगवान से कहता है कि सुन लो, आज मैंने पूरे दुनिया वालों को अपने घर बुलाया, अगर मैंने दिल से भक्ति की हो तो मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा, तुम भी आना मेरे घर आज तमाशा होगा। क्योंकि मुझे पता है तू आएगा नहीं और ये लोग मेरी हंसी खिल्ली उड़ाएंगे। तो ये भक्त का प्रेम होता है भगवान के प्रति। मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा। आने का कंफर्मेशन नहीं है, किस काल का उदाहरण है, भाव से समझो, मेरे बताने से समझो। क्या मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा, तुम भी आना मेरे घर आज तमाशा। समय वो काम का आता होगा, चल दिया होगा घर से, आ रहा होगा रास्ते में, राम खाता होगा, राम खा रहा होगा। तो राम खा रहा होगा तो ये क्या है? संदिग्ध वर्तमान काल। वो चल दिया है घर से, मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा, तुम भी आना मेरे घर आज तमाशा होगा। कि मुझे पता है वो आएगा नहीं। बोलो हाँ या ना? तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। तो संदिग्ध वर्तमान काल का मतलब इस समय काम हो रहा है लेकिन कंफर्मेशन नहीं हो भी रहा है कि नहीं। बोलो हाँ या ना? लिंग का सवाल बेटा हमेशा क्रिया जोड़ दिया करो, लिंग कभी गलत नहीं होगी। लिंग कभी, लिंग और वचन तो कभी गलत हो ही नहीं सकता बेटा। वचन देता हूं। जानते हो बाबू, तुम लोग हमेशा टीचर पे ना विश्वास करना सीखा करो। जिस दिन अध्यापक पे विश्वास हो गया ना, किसी एक को फॉलो किया करो। बंदर कभी अपना घर नहीं बना पाता, आज यहाँ कल वहाँ, कल वहाँ। भरोसा है किस इंसान पे? भरोसा तो भैया भरोसा है कि जो सिखाते पढ़ाते हैं यही सवाल परीक्षा में आएगा। अगर ये एहसास पूरा है तो फिर दिल लगा के रोज रात में 9 बजे पढ़ा करो। अगर विश्वास नहीं है ना बाबू तो फिर सब खत्म हो जाता है बेटा। दिन दुनिया जहां विश्वास पे चल रही है बच्चा। मुझे भगवान को किसी ने देखा नहीं, विश्वास है कि हे राधा रानी तारोगी तो तुम्हें। मंदिर भी जाते हैं तो विश्वास से जाते हैं। तो विश्वास के साथ बाबू क्लास में जुड़ा करो सारे लोग। टूट जाने का मतलब क्या होता है? बिखर जाना। और दूसरी बात, जितने लोग ठाकुर सुहाती का मतलब होता है, देखो ठाकुर सुहाती जब बना था तो पुराने समय क्या था कि क्षत्रियों का काम था रक्षा करना। ये बाहुबल से बहुत मजबूत हुआ करते थे और ठाकुरों को खुश करने के लिए तो जो कमजोर लोग होते थे वो हमेशा हाँ में हाँ मिलाते थे। और एक चीज कभी कभी कहा जाता है कि क्षत्रिय विजयते। अगर बगल में सच में ओरिजिनल वाला ठाकुर खड़ा है ना बिना मिलावट के, क्षत्रिय विजयते कहा भी उन्हें जाता है कि अगर बगल में ठाकुर खड़ा है तो फिर भय नहीं रखना चाहिए। वो मर जाएगा लेकिन तुमको कुछ होने नहीं देगा, है ना? तो हाँ में हाँ मिलाना ये ठाकुर सुहाती काफी पावरफुल मुहावरा है। दमड़ी के 3 होना मतलब सस्ते में होना। वही कहते दमड़ी 3, अपने आप को बड़ा समझ रहे थे 30 मार खा 2 मिनट में दमड़ी 3 हो गए। बछिया का ताऊ मतलब जघन्य मूर्ख आदमी, निरा मूर्ख आदमी। अभी बछिया का ताऊ आदमी है कि किसी बुद्धि नहीं, ये बछिया का ताऊ है यानी निरा मूर्ख गधा है, एकदम मूर्ख आदमी बछिया का ताऊ। और दमड़ी 3 में बोले बहुत उछल लेती होगी दमड़ी 3। ठीक है ना? ये याद रखना। ठीक है ना? अब चलो इसका आंसर दिखाते हैं। देखो कुछ बच्चे कह रहे हैं सर जल्दी करो, मैं ज्यादा धीमे पढ़ाता हूं क्या? देखो बाबू मैं क्या करता हूं ना, थोड़ा सा पढ़ाने में ये सोचता हूं कि मैं जितना पढ़ा रहा हूं, जितना उसमें बतियाऊंगा वो क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में उतना रिश्तेदार की तरह बनेगा। अब मैं तुमसे कहूं आंख बंद करके सारे रिश्तेदारों का नाम बोलो, नहीं बोल सकते। कुछ रिश्तेदार तभी याद आते हैं जब वो सामने आते हैं। वैसे ही जब मैं पढ़ाता हूं तो मैं सोचता हूं इस क्वेश्चन में मैं कितना आप लोगों को मिला दूं कि जब भी सामने अच्छा हाँ एक बार मजाक कर रहे थे, बड़ी अच्छी बात बताई थी सर, अच्छा हाँ ये बताए थे तो याद हो जाएगा, है कि नहीं? तो मैं इस माइंडसेट से पढ़ाता हूं। किसी को लगता है कि मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ाता हूं तो थोड़ा सा कोशिश करना यार, मेरा ये एक फॉर्मेट है पढ़ाने का। अच्छा इसका मतलब बोलना बुलवाना पढ़ना। और एक दूसरी बात सुन लो, अब ये लास्ट क्वेश्चन है तो एक बात मेरी बहुत अच्छे से सारे लोग सुन लो। अभी मैं जाते जाते रोज बताता हूं, एप्लीकेशन वाली क्लास प्लस यूट्यूब का कॉम्बिनेशन बना लो। यूट्यूब का दिल पर देती नूं तन नितदार होना पै जाऊगा, ना दे दिल पर देती नूं तन नितदार होना पै जाऊगा, ना रजे ते जोगी दे तन जोगन होना पै जाऊगा। Get ready? I'm a king but I'm fucking mistake. I'm your bad man. I feel good game. I'm a set swing back when another man swings. So I can come on my ground and make it hit real. But forgive me, I can forgive that. You know my history, know what I did then. Know what I do now, a whole lot worse. Heavy is the head, it's a blessing and a curse. बहुत साल पहले किसी ने मुझसे कहा था पड़ोस में रहते हैं, कूदे पर कैसे और डालो, बिगाड़ लो जो बिगाड़ सकते हो, बिगाड़ने का वक्त आ गया है। Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
कि अगर क्या हम ऐसा कंटेंट तैयार कर सकते हैं। तुम लोग कुछ चीजें ना कहते हैं कि जब समस्याओं को थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा करके बांट लो ना तो बाबू समस्याएं पता नहीं चलती कितनी है। बहन की शादी में अगर छोटा 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 काम सब लोग बांट ले तो हाथों हाथ बहन की शादी हो जाती है। वैसे ही तुम लोग जीके जीएस और मैथ अपना आराम से जैसे आराम से चौचक पढ़ रहे हो रात में 9 बजे मेरे पास जरूर हंसते खेलते अपना शाम को क्लोजिंग करते समय रात 9 बजे मेरे साथ क्लोजिंग कर लिया करो। तुमको अगर नींद अगर इतनी खूबसूरत ना आ गई तो जो कह दोगे सर खा जाऊंगा। और आज चलो फिर शुरुआत करते हैं हिंदी की ताबड़तोड़ क्लास में। बुलाते हैं यार लगी को पूछना थॉट ऑफ द डे कहते हैं सोच का ही फर्क होता है वरना समस्या कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती है। इस बात को याद रखिएगा ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। रात के 9 बजे मैं इस समय इस जगह पर खड़ा हूं और मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि शाम को 6 बजे और रात में 9 बजे मैं आप लोगों के साथ रोज जुड़ता हूं। और थैंक यू सो मच आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार सारे लोग जितने भी लोग ए बी वी का मैसेज जरूर करेंगे। अगर मैं इसलिए कहता हूं कि अगर हम लोग हंस खेल के पढ़ सकते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि अतुल सर कि जितने भी बालक हैं अतुल भैया वाले जितने लोग हैं वो ये कह सकते हैं कि सर क्लास में हमको याद हो जाता है, हमारा सेल्फ स्टडी हिंदी में नहीं करना पड़ता। और चलिए फिर शुरुआत करें आज का सेशन। सभी तैयार हो? चलो सारा क्वेश्चन लेकर चलेंगे और आप लोग सारे क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करिएगा। इस सारे टॉपिक के क्वेश्चन मैं रोज कराता हूं, इस सारा टॉपिक मैं रोज करवाता हूं, परेशान मत होना ठीक है ना। चलते हैं त्रिगणित करते हैं। ये आज का पहला सवाल। चलिए और भैया क्वेश्चन ऑफिशियल को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। सीधे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो आंसर फटाक से आ जाओ, फटाक से आ जाओ, बताओ आंसर क्या होगा। आज फॉर्म में रहना है, आज एकदम फॉर्म में रहना। अगर कोई बोले चैन की बंसी बजाना क्या होता है, सुखी रहना या चले जाना, धोखा खा जाना, उदासी छा जाना, ये क्या होता है? चैन की बंसी बजाना, चैन की बंसी बजाने का मतलब होता है भैया सुख में रहना, एकदम सुखी रहना। अब जैसे चैन की बंसी समझ में आ गई, अब कम से कम ये समझ लो कि गुलर का फूल होना क्या होता है। अब सोचो अगर हमने एक सवाल ये कर लिया कि चैन की बंसी बजाना सुखी रहना होता है तो हमने एक और देख लिया कम से कम गुलर का फूल होना। कहते भैया तुम तो गुलर के फूल हो गए हो, तुम तो ईद का चांद हो गए हो। यानी दुर्लभ व्यक्ति जो होता है, गेहूं के साथ घुल पिसना, गोबर गणेश होना, गर्दन झुकाना और गर्दन पर छुरी फेरना, गज भर की छाती होना, बहुत बहादुर होना, गले का हार, मतलब ये वो है ना कि रिलेशन कम से कम एक तुम्हारे कानों में आवाज चली जाए तो हाजिर सारे के सारे हमने सुने, मैक्सिमम हमारी आंखों के सामने से गुजरे हुए सवाल है। अब देखो जैसे जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती है उसे क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर, मूल स्वर, गुरु स्वर या लघु? भैया थैंक यू सो मच, एबीवी जिंदाबाद, बिल्कुल सही बात है, जिंदाबाद। जहां पे जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मिस मत करना बेटा, मिस मत करना कि जिन स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, लघु, गुरु, मूल, संयुक्त, किसमें? गलत नहीं होना चाहिए दोस्त। देखो मैं बार बार कह रहा हूं जिनमें 2 मात्राओं का समय लगता है उसे गुरु कहते हैं। और अगर लघु और गुरु के बारे में अगर आप सहमत हैं तो मैं आपको बता दूं कि लघु जो होता है, आजा भैया कहां रह गया, हाँ लघु और गुरु की अगर बात करें तो ये आपने देखा होगा ना कि जहां पर हम ऐसे करते हैं ये लघु होता है और ये गुरु होता है। जब हम 2 मात्राएं गिनते हैं, चौपाई में जब हम मात्राएं गिनते हैं तो उसे लघु और गुरु कहते हैं, है ना। तो आगे चलते हैं। अब जैसे आपसे पूछ रहा है कि मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब हुआ था, मुझे बताओ तुम्हारा जन्म कब हुआ था, रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। ये विधानवाचक है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या सरल वाक्य है? मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब हुआ था या किस प्रकार का वाक्य है। और डिटेल में अभी सोचो कि सिर्फ ये 30 सवाल में 25 सवाल है, पूरे के पूरे डिटेल के साथ मैं आपको कराऊंगा तो आपको परेशानी नहीं होगी, ठीक है ना। सोचो मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब हुआ था, ये कौन सा वाक्य है? मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब हुआ था, मैं बार बार कह रहा हूं। अब एक चीज याद रखना, मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब हुआ था, यह मिश्र वाक्य है या नहीं है? लेकिन तथा किंतु संयुक्त वाक्य बन जाते हैं, सरल वाक्य में खाना खाता हूं। अब मिश्र वाक्य क्या है? अब देखो एक चीज तुम जरा समझना कि मिश्र वाक्य क्या है? जिस वाक्य में प्रधान उपवाक्य और शेष उपवाक्य हो, आशुतोष जटिल या मिश्र वाक्य भी कहा जाता है। अब कल को परीक्षा में अगर तुम्हें फंसाना हो बोले कि जटिल वाक्य क्या होता है तो मिश्र वाक्य को ही जटिल वाक्य कहा जाता है, ठीक है ना। तो विधानवाचक, संयुक्त वाचक, संयुक्त आपको पता है ना, तथा एवं और ये सब जैसे मैं गाता हूं और वो पढ़ता है, ये संयुक्त वाक्य हो गया। विधानवाचक वाक्य क्या होता है? ऐसे वाक्य जिसमें किसी काम के होने से किसी के अस्तित्व का बोध हो, जैसे मोहन और राकेश दफ्तर चले गए, वो वाक्य विधानवाचक वाक्य कहलाता है। और सरल वाक्य क्या होता है? जैसे खाना खा रही है, राजेश घर जा रहा है, ये सब क्या है? तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं आपको पीडीएफ दूं, आप हिंदी वाइटल अवस्थी सर्च करेंगे तो टेलीग्राम चैनल भी आपको मिल जाएगा, याद रखिएगा। अब जैसे मैंने आपसे पूछा इसमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, इसमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा? मैं आपको फिर बता दूं 90% लोगों को मैं कहता हूं इसे करके दिखाओ, 90% से कहता हूं इसे करके दिखाओ कि इसमें स्त्रीलिंग कौन सा है। और गलत मत करना, मैं पूरा टाइम आपको दूंगा कि बताओ इसमें स्त्रीलिंग क्या है, इसमें स्त्रीलिंग क्या है। और मैं आपको हमेशा कहता हूं, कई लोगों को आप बेटा हमेशा सुनोगे, कई लोगों को सुनोगे कि जब आपको लिंग वचन निकालना है तो सर्वनाम का प्रयोग करिए, आपको मेरा मेरी यूज करना चाहिए, आप मेरा मेरी यूज करिए, सर्वनाम का प्रयोग करिए। कुछ लोग कहेंगे नहीं आपको विशेषण का प्रयोग करना चाहिए, विशेषण यानी अच्छा अच्छी का प्रयोग करिए, अच्छा अच्छी का प्रयोग करिए। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ क्रिया का प्रयोग किया करिए। याद रखना व्याख्या हो रही है, व्याख्या हो रही है। अगर तुम बहन भाई झगड़ा कर लिए हो और जैसे पापा ऑफिस से आए, मम्मी पूछे पापा कहां है, वो व्याख्या हो रही है। मतलब वो दीदी है जो बहन है वो सब कुछ पापा को बता रही है, व्याख्या हो रही है। जब आप क्रिया जोड़ने लगोगे तो आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बात याद रखिएगा। जानते हो बाबू इंटरेस्टिंग बात जरा समझना, देखो जैसे ये जो पर्वतों के नाम है ना, ये सब पुल्लिंग होते हैं, बस एक सफरी नगार से सुन लो बस बेटा। ये पर्वतों के नाम जो होते हैं ना बेटा, जैसे हिमालय, हिमाचल, विंध्याचल, सतपुड़ा, आल्प्स, यूराल, कंचनजंगा, एवरेस्ट, फुजियामा, कैलाश, ये सब पुरुष होते हैं। दिनों में सोम, मंगल, बुध, वीरवार, शुक्रवार, ये सब क्या होते हैं? ये सब के सब पुरुष होते हैं। देश के नाम में सब पुरुष हैं, धातुओं के नाम में ये सब पुरुष है। जैसे पूरे के ग्रहों में पृथ्वी केवल स्त्री है, बाकी सब पुरुष है। केवल जो पृथ्वी है वही स्त्री है और बाकी सब पुरुष है। तो तुमको कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे महात्म में कौन सा शब्द है? ये महात्म में कौन सा शब्द? क्रिया है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, भाववाचक है। सुनो महात्म में कौन सा शब्द है? अनिकेत कह रहा है कि सर मेरा करोड़ों का बिजनेस है, मेरे पिताजी। अच्छा ये बताओ, अगर ये किताब है, एक है, अगर इस किताब को मैंने पैसे देके खरीदे तो ये किताब किसकी है? अगर इस किताब को मैंने पैसा देके खरीदा तो ये किताब किसकी है? ये किताब मेरी है ना। अब तुम सोचो, अगर तुम महिला मित्र बनाए हो और जो तुम्हारे मोबाइल का रिचार्ज है वो तुम्हारे पापा कराते हैं और तुम्हारे जीवन का सारा खर्चा पापा कर रहे हैं, तो जो तुम महिला मित्र बनाओगे अब तुम्हारी, जिसे आप लोग देसी भाषा में इंग्लिश में गर्लफ्रेंड कहते हैं, तो तुम्हारी होनी चाहिए कि उस हिसाब से तुम्हारे पापा की होनी चाहिए। करोड़ों का बिजनेस तुम्हारा नहीं है और तुमको ये लगता है कि मैं नहीं करूंगा, करोड़ों का बिजनेस मेरा हो जाएगा, तो तुम मूर्ख हो बेटा। याद रखना तुम्हारे पास कुछ नहीं है। महात्मा का मतलब होता है, महात्मा जो है भाववाचक संज्ञा है। वो भाववाचक संज्ञा याद रखना कि भाववाचक संज्ञा वो होता है जहां पे मुझसे रहा नहीं जाता, मुझसे कहा नहीं जाता, मुझसे सहा नहीं जाता, ये सब चीजें कहते हैं भाववाचक संज्ञा। यानी जो सब चीजें अवस्था, दशा, भाव का बोध कराते हैं उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ये बात हमेशा याद रखना। ये जो तुम लोग करोड़ों की प्रॉपर्टी और ये सब ये जो बोल के जो अटेंशन पाना चाहते हो ना बेटा, ये चीज हमेशा याद रखना। तुम्हारे पापा की चीजें ना अपने बताने से पहले 100 बार सोचा करो, ठीक है ना। तो बाकी समझदार हो। अगर खुद की औकात नहीं है पैसा कमाने की तो ये जो पिताजी भीख में पैसा दे, जो भीख मिल रही है घर से, उसमें खुश नहीं हुआ जाता।
उसमें ऐठा नहीं जाता कि हम बहुत करोड़पति हैं। तुमको पीठ पीछे लोग गाली बकते हैं कि अगर बाप ना होते ना तो एक पाउच पानी पीने तक की औकात ना होती लड़के की। इसलिए अगर पुरुषार्थ है, भगवान ने सच्चे समय में बुद्धि किया है, तो अपने पिता की दौलत जो है वो तुम्हारी है, कहीं भाग नहीं रहे। लेकिन समाज तुमको गाली ना दे, तुम्हारे लड़के से ये ना कहे कि तुम्हारा बाप ना निकम्मा था, कुछ नहीं कर पाया, अपने बाप की दौलत पे ऐश कर रहा था, तो तुम्हारे पास समय है अभी अपना भविष्य बनाने की। कम से कम ये सोचो, कभी मत सोचना फॉर्च्यूनर सूत्रों को तो आस पड़ोस वाले बड़ा अच्छा समझते हैं, सब समझते हैं कि तुम्हारी खुद की कोई औकात नहीं, बाप ना होते तो कुछ ना होता। तो इसलिए अभी तुम्हारे पास समय अपने पुरुषार्थ से सब कुछ फॉर्च्यूनर खरीदनी है। जब एकत्र का विलोम क्या होता है? प्रेम मुदित मन से कहो। मुदित का मतलब क्या होता है? खुशी। मुदित का मतलब क्या होता है? खुशी। कहते हैं ना, प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, जय राम राम राम, श्री राम राम राम। प्रेम मुदित, मुदित माने खुश, भूल का मतलब गलती, मृदु का मतलब मीठा, विखिन्न का मतलब होता है अलग अलग। तो याद रखना, एकत्र, एकत्र का क्या हो जाएगा? एकत्र का विलोम क्या हो जाएगा? विखिन्न हो जाएगा या अलग अलग हो जाएगा। मुदित माने प्रसन्नता होता है, गलत ऑप्शन ठीक है, गलत ऑप्शन ठीक है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब जैसे तुम मेरे साथ हो, मैं कहता हूं सोने से पहले मेरी क्लास क्यों जरूरी है। अब ये सोचो, जैसे 250 से लेकर 250 से लेकर 276 तक मैं तुमको चाहता हूं कि विलोम तुम रिवाइज कर लो, या अभी मेरे साथ रिवाइज नहीं करोगे तो मुझे बता दो, तुम अकेले बैठ के कब रिवाइज करोगे। मैं इसलिए कहता हूं सोने से पहले कम से कम नहीं, मैंने तो सुन लो कि गर्मी का अंगलित, गति का अगति, गदर का शांति, घटती का बढ़ती, घटित का अघटित, घमंडी का विनयी, घायल दुरुस्त, घोषित अघोषित, राजतंत्र प्रजातंत्र। तो कम से कम ये विलोम कुछ नहीं है तो मेरे से सुन लो, कम से कम रिवाइज हो जाएगा कि गण नगण्य, गतिमान, स्थिर, घंटा, घंटी, घटाना, बढ़ाना, घनिष्ठ, बलंग, घमासान, सामान्य, घात, प्रतिघात, रचना, विनाश, रिक्त, पूर्ण, रंगीन, रंगीन, रक्त, विरत, घमंड, विनय, घाटी, पर्वत। अब सोचो, अगर किसी ने बोल दिया कि तुम खड़े होकर बताओ घाटी का विलोम क्या होता है, अगर पैन नगीली होता है तो बताना लोगों की घाटी का भी कुछ विलोम होता है, तो घाटी का विलोम पर्वत होता है, घनेरा का नगण्य होता है, घटाओ जोड़, घंटा पल, गतिरोध, निर्विरोध, गत आगत। अब ये तुम लोगों ने बस एक सरसरी निगाह पढ़ लिया, अब मैं इसको 2-4 बार और रिवाइज करवा दूंगा। तो कम से कम एक सवाल में कम से कम हमारे पास 50 हमने विलोम और रिवाइज कर लिया, अकेले पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अब बताओ, जैसे आसक्ति है, आसक्ति का मतलब क्या होता है बेटा? कि वो किसी के प्रति आसक्ति हो जाना, लगाव हो जाना, बड़ा गंभीर अटैचमेंट हो जाना, वो होता है आसक्ति। और आसक्ति, उसने बोला आसक्ति का पर्याय क्या है? किसी से बहुत लगन, जो तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। अब लगन लग गई तुमसे, मतलब कि लगन तुझे है ना, लगन तो लगन जो लग जाती है ना, आसक्ति हो गई है तुमसे, ये बताओ इसका पर्याय क्या होगा? श्रद्धा होगा, भक्ति होगा, अनुरक्ति होगा, अनुभूति होगा, क्या होगा बताओ, बोलो, है ना। अब जैसे आसक्ति के बारे में बोला, आसक्ति क्या होता है? हाँ मैं भी बता रहा हूं तुमको। अनुरक्ति होता है ना, अनुरक्ति होता है। अनु क्या होता है ना बेटा? एक जैसे राधा के आगे अनु लगे, अनुराधा, है ना। तो अनुरक्ति एक होता है जिसे हम महसूस करते हैं, फील करते हैं। अनुरक्त होता है किसी चीज, जैसे बाकी बिहारी के कभी दर्शन करने गए हो तो मन आसक्त होता है उनके प्रति होता है ना, झुकाव जिसे हम कहते हैं, है ना। ये बात याद रखना। अब जैसे आसक्ति का क्या होता है? लिप्तता, अनुराग या लगन। अनुभूति क्या होता है? कि संवेदना, अनुभव, भावना। अब श्रद्धा क्या? आस्था, आराधना और भक्ति, उपासना। अब देखो, अगर लोग कहते हैं कि सर इस बार एसएससी जीडी पेपर बहुत कठिन था, क्यों था? वो पूछेगा ये बताओ अनुभूति का पर्याय क्या होता है? तो संवेदना, अनुभव, एहसास भले बता दो, लेकिन भावना होता है, ये कम से कम कहीं ना कहीं फंस जाओगे बेटा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो दुनिया नहीं पढ़ रही है, अगर हम वो पढ़ेंगे तो फिर मजा आ जाएगा। हम ताजमहल देखने जाएंगे, इसमें कौन सा सर्वनाम है? हम ताजमहल देखने जाएंगे। निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। अब जहां निश्चितता का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जहां अनिश्चित व्यवस्था होती है, जिसका कंफर्मेशन नहीं होता, वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जहां निजता का भाव है, ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी मम्मी है, ये क्या है? निजता का। जहां निज, ये मेरा है, उसमें ना अयम निजा परोवेति इति गणना लघु लघु चेतसाम, या मेरा है, वो पराया है। तो यह का मतलब क्या होता है? निजता का जहां भाव प्रकट हो। पुरुषवाचक सर्वनाम, जहां उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, है ना, उसके 3 भेद होते हैं। तो ये याद रखना, पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष का उदाहरण है, तो हम ताजमहल देखने जाएंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष मतलब मैं, मध्यम पुरुष यानी तुम, अन्य पुरुष माने कोई तीसरा। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। मैं, तुम और कोई और, है ना। तो अगर हम तुमसे बात कर रहे हैं तो हम उत्तम पुरुष है, तुमसे बात कर रहे हैं तो मध्यम पुरुष, जिसकी बुराई कर रहे हैं वो अन्य पुरुष है। बोले सहमत हो मेरी बात से? ये देखो आंसर आ गया। तो मेरे कहने का मतलब है कि ले तो आओ सवाल ऐसा कि हिंदी में कोई कहते कि सर मेरा 20 क्वेश्चन में से एक आध क्वेश्चन गलत हो जाएगा, कुछ तो तुम्हारे दिमाग में मानसिकता चल रही होगी, सर पर्यायवाची आएगा तो गलत हो जाएगा, सर मेरे पास ये आएगा तो गलत हो जाएगा। मैं रोज इसको रिपीट करवाऊंगा और 2-4-10 दिन के अंदर ही कहवा दूंगा कि सर ना 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 अब गलत नहीं होने वाला मेरा, अब नहीं होगा गलत मेरा। हमेशा एक वचन में उसे कहते हैं जिसका बहुवचन बन नहीं सकता, असंभव है। जैसे तुमसे कहे कि जनता का बहुवचन बना तो कभी नहीं बनेगा, जनता प्रयोग होगा तो एक वचन में होगा, नहीं तो होगा ही नहीं। हमेशा एक वचन का यही मतलब होता है कि जिसका बहुवचन बन ही नहीं सकता। जनता का बहुवचन बताओ तो बोले सर जनता तो बहुवचन है, नहीं, जनता एक वचन में प्रयोग होता है। ये पब्लिक है, सब जानती है, ये पब्लिक है। जो हमेशा एक वचन होता है बेटा, वो कभी बहुवचन में हो ही नहीं सकता। जैसे सहायता, भारत ने पाकिस्तान की सहायता की, जो कि संभव नहीं, करना भी नहीं चाहिए। भारत ने अमेरिका की सहायता की, बबलू ने रमेश की सहायता की, ना लिंग ना वचन। सहायता हमेशा जब भी प्रयोग होगा तो सिंगुलर में प्रयोग होगा। पौधा का बहुवचन होता है, पुस्तक का बहुवचन होता है, लड़का का बहुवचन होता है, सहायता का थोड़ी ना बहुवचन होता है। एक विद्यालय ने दूसरे विद्यालय की सहायता की, इस देश ने उस देश की सहायता की, बबलू ने रमेश की कर दी, बबली ने सीता की कर दी। यानी सहायता सहायता ही जैसा प्रयोग होता है, इसमें कभी भी वचन लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता है। अब एक चीज बाबू देखो, अगर जल्दबाजी ना करो, नियंत्रण में रहो, तो तुमको ये जानना बहुत जरूरी है कि चर्चा जिंदगी भर जब प्रयोग होगा एक वचन में होगा, जनता जब प्रयोग होगा एक वचन में होगा। वर्षा हो रही है, वर्षाएं हो रही है, पनियाएं बरस रहा है, ये सब कभी नहीं होता है। सूरज, ईश्वर, पृथ्वी, प्रजा, खेल, हर कोई, प्रत्येक, ये जब प्रयोग होगा एक वचन में होगा, इसके बहुवचन कभी नहीं बनाए जा सकते। ये बात याद रखिएगा, ये मैं आपको समझाना चाहता हूं। हिंदी आनंद लेने वाला सब्जेक्ट है। मैं बस एक सपना है मेरे विद्यार्थियों का 150 प्लस हो, बस 75 में तो और भी टीचर को सुनो, मैं मना नहीं कर रहा हूं कि बस मैं तो पढ़ा दूंगा, किसी को नहीं सुनना, सबको सुनो, लेकिन 9 बजे बस मुझे छोड़ना मत, क्योंकि मैंने जो सोच रखा है वो मिस ना हो जाए तुमसे। बस 75 दिन का पूरा लेखा जोखा मैंने बना रखा है कि मुझे किस दिन कौन सा कंटेंट लेकर जाना है, ताकि 20 में से सारे 19 के बारे में लड़का ना सोचे मेरा हिंदी में उसका 40 नंबर आ जाए, रीजनिंग में 40 नंबर आ जाए, 80 नंबर हो गया, और जीके जीएस और मैथ में तो 10 को 10 नंबर इधर हो सकता है। 150 प्लस तो आना ही आना है, ये डैम श्योर है। अब गुंठन का अर्थ क्या होता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार कह रहा हूं, सवाल डसेगा जरूर बेटा। अब गुंठन का अर्थ क्या होता है? घूंघट, अंगूठा, गांठ बांधना या घूंटना। अब गुंठन नहीं आता तो सॉरी का मैसेज कर दो, नहीं आता तो सॉरी का मैसेज कर दो, लेकिन छोड़ना नहीं है। अब गुंठन का मतलब क्या होता है? गुंठन का मतलब होता है घूंघट। घूंघट की यार से दिलबर का दीदार अधूरा रहता है, जब तक न प्रयासी की नजर श्रृंगार अधूरा रहता है। अब गुंठन का जो अर्थ होता है वो होता है घूंघट। और अगर ये गलत हो रहा है तो एक बार तुम एक्सेप्ट कर लो कि सर सॉरी सर हमसे गलती हो गया। अंबर मतलब बादल, वस्त्र, कपास, अभ्रक और आकाश। ये पढ़ना जरूरी था ना। और सोचो इसे अकेले बैठ के कभी तुम पढ़ते,
कम से कम सुन लो कि अंक है तो अध्याय है, चिन्ह है, गोद है, संस्करण है, आलिंगन है। मत पढ़ो ना, मैं बोल रहा हूं सुन लो बस। अंतर है तो अंतःकरण है, अवसर है, भिन्नता है, छिद्र है, आकाश है, अवधि है, अंग है तो अंश है, देह है, पार्श्व है, सहायक है, अवयव है, अंबक है तो पिता है, आंख है, तांबा है, अम्ब है तो माता है, दुर्गा है, आम का वृक्ष है, और अर्य है तो अभिप्राय है, धन है, ऐश्वर्य है, प्रयोजन है। तो कम से कम अकेले बैठ के थोड़ी ना पढ़ना होगा, तुम जहां बाकी टीचर्स को भी सुन रहे हो सुनो, लेकिन कम से कम ये तुम्हारा रात में बस सोने से पहले रिवाइज हो जाएगा, तो नींद अच्छी आएगी कि सर मेरा कम से कम कहने को मैंने 25 सवाल किए लेकिन 150 सवाल से ज्यादा थे। बोलो सहमत हो गए मेरी बात से? ये रिवाइज हो गया कि नहीं एक बार में? तो इसीलिए मैं कहता हूं कि कम से कम रोज रात में 9 बजे सुन के सोओगे ना तो तुम्हारा डिटेल चर्चा तैयार करवा दूंगा। मैं लड़के को साहित्य पढ़ाता हूं, मैं लड़के को साहित्य पढ़ाता हूं, ये द्विकर्म है, सकर्म है, पूर्वकालिक क्रिया है या कर्म है। पूर्वकालिक क्रिया क्या है? उठ के बैठ गया। पूर्वकालिक क्रिया क्या है? हाथ धो के मारूंगा। एक काम खत्म हो तुरंत दूसरा शुरू हो जाए उसे बेटा पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। एक काम खत्म हो तुरंत दूसरा शुरू हो जाए उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। सकर्म जहां जो कर्म के साथ हो, द्विकर्म जहां एक साथ दो कर्म इस प्रयोग हो रहे हो, राम ने महेश को पुस्तक दी, जहां एक साथ दो कर्म इस्तेमाल, द्विकर्म हो गया। तो ये चीज याद रखना कि जहां पर दो कर्म, मैंने लड़के को साहित्य पढ़ाता हूं, राम रमेश को पुस्तक देता है, तो जहां एक से अधिक कर्म इस्तेमाल, मतलब दो कर्म इस्तेमाल हो रहे हो, द्विकर्म कहते हैं। अरे तुम आ गए, अरे के बाद कौन सा प्रयोग, जो चिन्ह प्रयोग हुआ है वो कौन सा प्रयोग हुआ है? आंसर किया करो। कुछ लोग तो मुझे इस तरीके से देखते, कभी-कभी मुझे जेठ वाली फीलिंग आती है, जैसे हमको लगता है क्लास में आएंगे तो कुछ ओह सर आ गए हमारे, ऐसे करके घूमट करके बैठ जाए। अरे गलत सलत कुछ भी करो लेकिन आंसर किया करो बेटा, सुनने से काम नहीं चलेगा। जब करोगे तो एक्टिव रहोगे कि नहीं सर मैं बता रहा हूं विस्मयादि बोधक चिन्ह क्या होता है? अरे विस्मयादि बोधक, होरा, हरे राम, मतलब एक एक्सक्लेमेटरी साइन समझते हो ना? अरे तुम आ गए, ये क्या है? विस्मयादि बोधक चिन्ह है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अल्प विराम होता है, या विराम है, पूर्ण विराम है, उपविराम है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, विस्मयादि बोधक संयोजक है, ये विवरण चिन्ह है, त्रुटि चिन्ह है, पुनरुक्त चिन्ह है, लाघव चिन्ह है, लोप चिन्ह है, निर्देश चिन्ह है, ब्रैकेट है, जैसे तुमने कभी देखा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। तो जहां पर ये खत्म होता है तो वहां कुछ इस तरीके का साइन लग जाता है। ये रामचरितमानस में अक्सर ये साइन तुमने देखा होगा। तो ये कुछ भी ऐसा नया नहीं है जो तुमने कभी ना देखा हो। ठीक है ना? तो लाघव चिन्ह क्या होता है, निर्देश चिन्ह क्या होता है, लोप चिन्ह क्या होता है, तो ये याद रखना। जैसे का किस प्रकार का प्रसंग है, कर्ता ने कर्म को कर्म से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के अधिकार में संबोधन है, तो गलत नहीं होगा। और अगर किसी को ये, मैं आपको फिर कह रहा हूं कि जब मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूं बेटा, तो तुम्हारे पास बाकी टीचर्स की नोट्स होगी या बाकी टीचर्स का टेस्ट सीरीज होगा। तो अगर मुझे जज जरूर करते रहना, ताकि मन में कभी हताश ना हो जाओ कि क्या सच में वही सवाल है। जितने तरीके के सवाल तुम्हारी परीक्षा में बनते हैं सारे सवाल रगड़ के यहाँ पे खत्म करना चाहिए। का किस प्रकार का प्रसंग है, कर्ता ने कर्म को कर्म से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकार में संबोधन है, यानी वो क्या होगा? संबंध होगा। ये बात याद रखना, क्या होगा? संबंध होगा। ठीक है, आगे चले। इसमें सही वर्तनी क्या है? रासायनिक कैसे लिखते हैं? अब सोचो 90% लोग गलत करेंगे, तुम्हारे हिसाब से वन ऑफ द चूरन में सवाल है। अब सोचो एसएससी जीडी में साफ साफ सुथरा दे रखा है कि भाई तुम्हारा 80 नंबर बहुत आसान है, फिर भी लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। अब सोचो रासायनिक एकदम चूरन सवाल है, मैक्सिमम लोगों का गलत होगा। देखना भी, मुझे बता दो रासायनिक लिखोगे कैसे? सोच के बताओ, इसका रासायनिक कैसे होगा? अब देखो, जब तुम उच्चारण देखो क्या लिखा है? रासायनिक, 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 ये रासायनिक लिखा है, रासायनिक और ये रासायनिक। अब तो इसमें से क्या होना चाहिए? सारा खेल उच्चारण का है, और जिनका गलत हो रहा है वो सारे के सारे सॉरी का मैसेज करोगे, बार-बार कह रहा हूं। रासायनिक होता है, ये बात हमेशा याद रखना। क्या होता है? रासायनिक। ठीक है, इसका आंसर बताओ। आपने एक चीज हमेशा आजमाई होगी, तो वो चैट पे और उस पर डिस्क्रिप्शन में बैच लगवा दीजिएगा किसी से। नहीं है, उसको दूसरा लगा था। अब देखो, जैसे मैं आपसे बोलूं ना, आपने सुना कोई है जो सपनों में आया, पता नहीं कौन है ना? थोड़ा सा, जरा सा, कोई, ये अनिश्चय परिमाणवाचक है, अनिश्चित परिमाणवाचक है। फिर अगर देखो जहां पर अनिश्चितता का भाव हो कि कोई बच्चा नहीं खेलेगा, कोई बच्चा नहीं खेलेगा, कोई बच्चा नहीं खेलेगा, तो अगर ये कहा जाए कि यहाँ पर कोई बच्चा नहीं खेलेगा, तो अब आप बोले कि सर ये तो परिमाणवाचक में हम लोगों ने कोई, जरा सा, कुछ, इतना, उतना, ये तो हम लोगों ने परिमाण में पढ़ा था। देखो बाबू, जब कोई सर्वनाम विशेषण की तरह कार्य करने लगता है, क्वालिटी क्या है कि कोई बच्चा नहीं खेलेगा। जैसे कुछ बच्चे खाना खाएंगे, कुछ जरा सा, इतना, उतना, तो अनिश्चय परिमाणवाचक, निश्चय परिमाणवाचक आपने सुना होगा। लेकिन जब भी कोई भी सर्वनाम विशेषण की तरह कार्य करने लगता है तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। इसलिए यहाँ सार्वनामिक विशेषण होगा, ना कि यहाँ पर परिमाणवाचक जिसे आप अनिश्चय परिमाणवाचक समझ रहे हैं। और ये जानबूझकर सवाल बनाया जाता है क्योंकि गलती आपकी नहीं है। ऐसा सोचने वाले 90% लोग हैं जिसको इस तरीके से गलत करके लौटेंगे। ठीक है ना? ये याद रखना। इसका आंसर बताओ। निम्नलिखित में से किस व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? सोचो, निम्न में से किस व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? सोचो क्या होता है? निम्न में से किस व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? आपको विसर्जनीय नाम कंठ, इच ऐसा नाम तालु, च छ ज झ। और मैंने आपको क्या समझाया था कि बच्चे जितने पुराने लोग हैं केटीएम 2 वाला बताया था ना, केटीएम 2, और टी से क्या होता है? तालु होता है। तालु का मतलब क्या हो गया? च छ ज झ, च छ ज झ। और ये क्या है? कंठ होता है, और कंठ क्या होता है? क ख ग घ अंगा। मूर्धा, ये क्या होता है? मूर्धा, और मूर्धा से क्या होता है? ट ठ ड ढ त, ये क्या होता है? दंत, क थ द ध न। ये क्या होता है? ओष्ठ, ये क्या होता है? ओष्ठ, ओष्ठ क्या होता है? प फ ब म। तो जो तालु है वो क्या है? च छ ज झ। तो ये याद रखना, च छ ज झ। और ये मैंने आपको ट्रिक बताई थी, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार, इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेना। केटीएम 2 इसका व्यंजन का उच्चारण स्थान याद करने की ट्रिक मैंने बताया था कि केटीएम 2 कंठ क ख ग अंगा, च तालु त छ ज इ, मूर्धा ट ठ ड ढ, दंत त थ द ध न, और ओष्ठ प फ ब म। ये याद रखना। बोलो सहमत हो मेरी बात से? एग्री करते हो? तो ये चीज याद रखना। अब जैसे बोला है नाक का बाल होना, ये मैंने एक बार बताया नहीं था आपको? ये नाक का बाल थोड़ा सा खतरनाक चीज है। नाक का बाल जैसे नोचोगे आंख में आंसू आ जाता है। नाक का बाल मतलब होता है एक कोने में पड़े रहना, बदनाम करना, परेशान करना, अधिक प्यारा होना। ठीक है ना? यही एक ऐसा है ना विरोधाभास, ये आप मुहावरा कह सकते हैं। विरोधाभास का मतलब होता है कि विपरीत गुण। जैसे सलमान खान बहुत ही सुंदर हो रहे हैं, रेखा जैसे जैसे बुद्धि होती जा रही है वैसे खूबसूरत होती जा रही है ना? सलमान खान जवानी में कितना गंदा लगता था, लेकिन जैसे जैसे उसकी एज होती जा रही है उतना हैंडसम। ये विरोधाभास है। नाक का बाल बहुत खराब चीज होती है। नाक का बाल, कोई नाक का बाल बड़े शौक से रखता है कि ओहो, जैसे मूंछ और दाढ़ी को ऐसे इंसान करता है, कैसे तो नाक के बाल को ऐसे करता है। नाक का बाल सिर्फ इसलिए कहा जाता है कि अगर नाक का बाल कुछ है अगर आप नोचोगे तो आंख में आंसू तुरंत आ जाता है, और जिसको तकलीफ हो, आपकी आंख में आंसू आ जाए उसे हम कहते हैं बहुत प्यारा होना। ठीक है ना? ये याद रखना। अब जैसे देखो नाक के नीचे करना, नाक रगड़ना, नाक को चने चबाना, चेहरे पर हवाइयां होना, छाती पर सांप लौटना, छू मंतर होना। तो लोग बोलते हैं उनकी छाती पर सांप लौट गया। अगर पड़ोस में किसी के घर कार आ जाए तो कुछ लोगों की छाती पर सांप लौट जाते हैं, चेहरे की हवाइयां होना, घबरा जाना, नाक को चने चबाना, नाक रगड़ना, नाक नीचे करना, मैक्सिमम लोगों को पता होता है कि नहीं? अब सोचो
तो मेरे हमेशा एक चीज कहने का मतलब है कि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है बेटा जिसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा नंबर मिलता है। कुछ लोग बड़े शौकीन हिंदी की जगह इंग्लिश ले लेंगे। हिंदी में अगर तुमको चीजें नहीं भी आती ना तो तुम इधर उधर दिमाग लगा के आंसर सही कर सकते हो। इंग्लिश तुम्हारी जो व्यवस्था उसको अलग से पढ़ना पड़ता है, और हिंदी हम रेगुलर बोलते हैं तो हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर बता देता है कि ना यार मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए। इसलिए मैं सबसे कहता हूं हिंदी अटेम्प्ट करना। अब बताओ, ईश और ईश इसे श्रुति सम भिन्नार्थक कहते हैं। सुनने में समान है लेकिन अर्थ में भिन्न है। लक्ष्मी, इंद्राणी, यत्न, यहाँ, स्वामी या शिव का एक अनुचरी, सुंदर स्त्री या जंगल, क्या होगा बताओ? तो जब ये दोनों इसे श्रुति सम भिन्नार्थक कहते हैं। श्रुति सम भिन्नार्थक वो होता है जो सुनने में समान होता है लेकिन कहते हैं वो मेरे ईश है। मेरे ईश का मतलब होता है स्वामी, स्वामी, और शिव का एक अनुचर जो है वो ईश होता है। शिव का जो एक अनुचर होता है वो क्या होता है? ईश होता है। बोलो सहमत हो मेरी बात से? अब जैसे सोचो, सोते समय मेरी क्लास को 32 मिनट हुआ है ना? सोचो कॉन्सेप्ट कितना ज्यादा क्लियर है। शाम को 6 बजे रीजनिंग पढ़ ली, रात में 9 बजे हिंदी। अब जब लाइब्रेरी, कल सुबह उठ के जब लाइब्रेरी जाना तो दिन भर जीके जीएस मैथ, जीके जीएस मैथ, शाम को 6 बजे रीजनिंग, रात 9 बजे हिंदी। जितने तरीके के सवाल आते हैं सब एकदम छान घोट लेंगे, एहसास ही नहीं होगा कि हमारा जीडी पहले अटेम्प्ट में निकल गया। और टारगेट 150 प्लस नंबर करोगे ना तो ये बात समझने की कोशिश करना कि सर सही कह रहे थे या नहीं। अब जैसे देखो इंदिरा और इंद्रा, और तुम देख लेना बेटा कि मैं तुमको वचन देता हूं कि इन्हीं में से सवाल ना फंसाना तो जो कह दोगे सर हार जाऊंगा। ये है इंदिरा, इंद्रा, इंदिरा और इंद्रा, तो ये याद रखना लक्ष्मी और इंद्राणी। यहाँ यहाँ यानी यत्न और यहाँ, यहाँ का मतलब होता है यत्न करना, प्रयास करना, और यहाँ मतलब होता है यहाँ। और कांता, कांतार, कांता मतलब भेद सुंदर स्त्री, और कांतार माने जंगल होता है। आपने कांतार मूवी देखी है ना? कांतार मूवी देखी है ना? तो जंगल भेज देना। और कांता का मतलब होता है सुंदर स्त्री। ये कांता, ये सुंदर स्त्री है, ये चीज याद रखना। और सोचो अभी मैं 15-20 मिनट और पढ़ाऊंगा, मैं 15-20 मिनट और पढ़ाऊंगा, फिर मैं आराम से मैं अपने घर, तुम अपने घर, लेकिन कम से कम सोते समय ये रहेगा कि हाँ सर ये हो जाएगा, है कि नहीं? ये बात याद रखिएगा। आगे चले, इसका आंसर बताओ क्या होगा? इसका आंसर बताओ क्या होगा? फटाक से बताओ। कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी एवं उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी एवं उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। इसमें स्वाभिमानी में उपसर्ग कौन सा यूज हुआ है? 150 पार बड़े सूखे सूखे तरीके से हो जाएगा, बड़े आराम से हो जाएगा। 80 नंबर में एक नंबर भी कम मत करना। मैं तुम्हारा पॉडकास्ट तो इसी में शूट कर लूंगा कि तुम्हारा रीजनिंग में पूरे नंबर मिले, हिंदी में भी पूरे नंबर मिले। देखो जब मूल शब्द के आगे बाबू जब कोई चीज लगता है तो भीमानी, बताओ मानी नाम का कोई मूल शब्द है? भीमानी नाम का अभिमानी नाम का शब्द होता है। अभिमानी नाम का शब्द होता है, भीमानी, मानी। तो जब तक मूल शब्द हटेगा नहीं, तो जब मूल शब्द अभिमानी हटा दोगे तो बचेगा क्या? स्व बचेगा। भाई जब यहाँ पर ये अभिमानी, अभिमानी निकल गया तो बचा क्या यहाँ पर? स्वाभिमानी। तो ये याद रखना, जब तक मूल शब्द नहीं निकलेगा, जैसे यहाँ पर अगर मैं बोलूं तो इसका मूल शब्द हो गया स्वधन अभिमानी। तो मूल शब्द देखो वो होता है जिसका कोई सेंस निकलता है, तो ये हो गया स्वाभिमानी। तो ये क्या हो जाएगा? स्वाभिमानी। ये क्या हो जाएगा? स्वाभिमानी। एक साथ हो जाएगा, ये हो जाएगा स्वाभिमानी। ठीक है ना? इसे मूल शब्द कहा जाता है। ऐसे सिर्फ सुनने में काम हो जाएगा। अभी अभी अगर जानना हो उपसर्ग कैसे लगते हैं? उपकार, उपग्रह, उपमंत्री। अभी उपसर्ग कैसे लगता है? अभ्यास, अभ्युदय, अभिमान, अभिषेक। अभी कैसे लगता है? अधिकार, अधिसूचना, अधिपति, अधिकरण। आप कैसे लगता है? आजीवन, आमरण, आचरण, आलेख। हम कैसे लगता है? अनुक्रमांक, अनुकंपा, अनुज, अनुरूप। आप कैसे लगता है? अपयश, अपमान, अपशब्द, अपराध। तो ये कभी भूलोगे ही नहीं। पवनाशन में कौन सा समास है बताओ? अगर मैं आपसे पूछूं कि पवनाशन में कौन सा समास है, क्या कहोगे? पवनाशन में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है, बहुव्रीहि समास है, द्वंद्व समास है, या अव्ययी भाव समास? जहां प्रथम पद प्रधान होता है, मैं तुमको बहुत आराम से बताता हूं। देखो बेटा, जहां प्रथम पद प्रधान, जैसे यथाशक्ति, तथा भक्ति, भरपेट, जहां प्रथम पद प्रधान है, मतलब जैसे दो शब्द दो चीजों से मिलकर बना है, कुछ यथाशक्ति यानी शक्ति के आगे यथा लगी है तो पता चला कि जितनी शक्ति हो, तथा भक्ति मतलब जितनी भक्ति हो, ठीक है ना? तो ये अव्ययी भाव समास। जहां द्वितीय पद प्रधान हो, द्वितीय पद प्रधान हो उसे हम क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास। जहां पर दोनों पद प्रधान हो, द्वंद्व समास। जहां कोई भी पद प्रधान ना हो, बहुव्रीहि समास। विशेषण विशेष से मिलकर बना हो, कर्मधारय समास, है ना? तो ये चीजें बहुत आसान होती है, दिक्कत नहीं होती। और ये क्या है? पवनाशन क्या है? बहुव्रीहि समास। अगर ये बहुव्रीहि समास है तो पवनाशन कहते किसको है ये बताओ फिर? पवनाशन किसको कहते हैं? अगर पवनाशन बहुव्रीहि समास है तो पवनाशन कहते किसको है? एक चीज याद रखना, पवनाशन बहुव्रीहि समास है, इसको एक बार पहले चेक करना कि क्या ये बात सही है। मुझे थोड़ा सा डाउट है पवनाशन के साथ, एक बार चेक करना, एक बार गूगल पे चेक करना पवनाशन कौन सा समास। मुझे थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा डाउट आ रहा है। पवनाशन तुम लोग बता जरा सा, एक बार मैं भी चेक कर लेता हूं। पवनाशन कौन सा समास है? एक बार 2 सेकंड। पवनाशन कौन सा समास है? मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि पवनाशन, 2 सेकंड। तुम लोग बताओ पवनाशन कौन सा समास है? एक बार चेक करके बताना। तो मुझे थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ देखा ना, तत्पुरुष समास है, तभी तो मैंने कहा नहीं बहुव्रीहि समास नहीं है, तत्पुरुष समास है। देखो पवन के पीछे मैंने प्रत्यय युक्त शब्द है पवनाशन, गलत है, बहुव्रीहि समास नहीं है, ये तत्पुरुष समास है। मैंने बोला ना नहीं ये गलत है, क्यों? क्योंकि जो प्रत्यय युक्त शब्द होता है, मैंने बोला ना गलत है, ये तत्पुरुष समास है पवनाशन, क्योंकि पवन एक मूल शब्द है, ठीक है ना? ये याद रखना। और जो प्रत्यय युक्त शब्द होता है वो हमेशा तत्पुरुष समास होता है। देखिए तो इसीलिए मैं कह रहा हूं गलत है, ये तत्पुरुष समास है, ये बात याद रखना। द्वितीय पद ऑप्शन भी गलत है, ऑप्शन भी गलत है, बहुव्रीहि समास नहीं होगा। कुछ चीजें ना पता लग जाती है, नहीं वो गलत है, आप चेक कर लेना। पवनाशन तत्पुरुष समास है, ये देखो मैंने इसीलिए बोला ना कि हर चीजें प्रमाणित होनी चाहिए। पवनाशन में तत्पुरुष समास है क्योंकि इसमें पवन को नाश करने वाला, पवन को नाश करने वाला जैसा अर्थ निकलता है, पवन का नाश होता है। तो जहां पर ये याद रखिएगा, तो जो प्रत्यय युक्त शब्द होता है वो याद रखिएगा, उसे हम क्या कहते हैं? और जानते हो कि जितने भी जब तुम कई चीज को अच्छे से रिवाइज में बोला ना, इंग्लिश में क्या होता है कि हमको अलग से हमारी मौसी है और मौसी को समझना मम्मी से तो थोड़ा सा। देखो हिंदी क्या होता है? हमारी मातृभाषा, हमारे दिमाग में टक से लगता है कि नहीं यार गलत है, पवनाशन बहुव्रीहि नहीं हो सकता। अब उसको वहां बहुव्रीहि समास से चलो अगला चले, हाँ ठीक है, लेकिन दिमाग में लगता है कि नहीं यार पवनाशन बहुव्रीहि समास वो होता है जैसे गजानन हो गया, दशानन हो गया, कुछ ऐसा हो जिसका किसी तीसरे से मतलब हो, योग रूढ़ शब्द उसे कहते हैं, यानी बहुव्रीहि समास को योग रूढ़ शब्द भी कहा जाता है। तो वो यही चीज फायदा होती है हिंदी में कि आपको हिंदी आपको अच्छे से समझ में आती है कि हिंदी हमारा गलत नहीं हो सकता। अब जैसे देखो गर्व करना, गर्व करना का मतलब क्या होता है? ऐंठ कर चलना, दिन काटना, ओले पड़ना, डींग हाँकना। गर्व करने का मतलब होता है ऐंठ कर चलना, ठीक है ना? सहमत हो? आगे चलते हैं। लक्ष्मण बाण चलाता है, लक्ष्मण बाण चलाता है, कौन सी क्रिया है बताओ? लक्ष्मण बाण चलाता है, यह कौन सी क्रिया है इसमें? लक्ष्मण बाण चलाता है, यह कौन सी क्रिया है? और जब आप चीजों को ना महसूस करोगे तो तुम्हारे में छंद आना है, ना अलंकार आना है, ना संधि बहुत रेने रेरे, स्वर संधि भी काटवा गई, और इतना रट जाएगी, इतना रट जाएगी। मतलब तुम मुझे कमेंट बॉक्स में टॉपिक कह दो, आप ये टॉपिक याद करवा के दिखाइए मुझे, तो मैं जानूं। मैं प्रॉमिस करता हूं, या तो तुम लोगों को कभी देखना हो तो एक बार कभी सर्च करना पर्यायवाची वाली अवस्थी, तुम समझ जाओगे कि मैं कितना क्रिएटिव तरीके से तुम लोगों को पूरा, क्योंकि मुझे लगता है हिंदी में तुम्हारा मन नहीं करता पढ़ने का, ठीक है ना? और जो कर्म के साथ है वो सकर्म, जिसमें कर्म नहीं है वो अकर्म है। जैसे सोहन हंसता है, मोहन गाता है, सीता सोती है तो अकर्म हो गया, लेकिन जो कर्म के साथ है उसे क्या कहते हैं? सकर्म कहते हैं। जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या कहते हैं? अब बताओ, जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या कहते हैं?
इसका आंसर बताओ। अगर मैं बोलूं जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या कहते हैं? जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या कहा जाता है? अकिंचन। बिल्कुल सही बात। नहीं बेटा, जिसके पास बोला है कुछ ना हो। कंचन माने होता है सोना, धन, दौलत, रुपया, पैसा, इसलिए लड़कियों का नाम कंचन रखते हैं। हमारी बिटिया का नाम कंचन है। अकिंचन का मतलब होता है जिसके पास पैसा रुपया धन नहीं है, बहुत गरीब है। ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा। तो अकिंचन मतलब जिसके पास कुछ ना हो। अविधिक का मतलब जो विधि के विरुद्ध हो। अविधिक का मतलब होता है असंवैधानिक। असंवैधानिक का मतलब होता है कि ये जो आपने जमीन की बाउंड्री कराई है ना महाराज, ये अविधिक है, इसको तोड़ दीजिए, नहीं तो किसी दिन हम लेके आएंगे बुलडोजर धड़ाम कर देंगे सब। अविधिक का मतलब होता है कि संविधान के विरुद्ध बनाई है आपने ये काम, यानी अकॉर्डिंग टू लॉ मतलब लॉ एंड ऑर्डर का उल्लंघन किया है आपने। अपरिमेय मतलब जो तौला ना जा सके, जिसे नापा ना जा सके। परमात्मा की कृपा अपरिमेय है, बांके बिहारी की कृपा अपरिमेय है, खाटू श्याम बाबा की कृपा अपरिमेय है, जिसे तौला नापा नहीं जा सकता। अहेतुक मतलब होता है जिसका कोई कारण ना हो। अहेतुक मेरे लड़के को मारना शुरू कर दिए सब लोग। अहेतुक की पता नहीं क्या यहाँ पे गाली गलौज करना शुरू कर दिए। तो अहेतुक का मतलब होता है जिसका कोई कारण ना हो, जिसका कोई मतलब ना हो, बेवजह मारपीट कर देना, उसे अहेतुक कहा जाता है। ठीक है ना, ये बात याद रखना। अब जैसे रिक्त स्थान है, उसने बोला सड़कें डैश है, सड़कें क्या है, और गंदा पानी गली गली में, तो सड़कें क्या है, साफ है, तो गंदा पानी आगे क्यों लिखा है? कॉमन सेंस की बात है, सड़कें साफ है तो गंदा पानी क्यों लिखा है? मतलब साफ नहीं होगा, सुथरी नहीं होगा, चौड़ा नहीं होगा, यानी सड़कें क्या है, गंदी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीजें उतनी कठिन नहीं है जितनी हम लोग सोच बैठे होते हैं। सड़कें गंदी है, गंदा पानी गली गली में बह रहा है, फैल रहा है, गिर। अब देखो ये दोनों आंसर गलत होगा, लेकिन इन दोनों में कंफ्यूजन इतनी होगी कि मैक्सिमम लोग गलत कर देंगे, जबकि क्वेश्चन में दम नहीं है। लेकिन सड़कें गंदी है, गंदा पानी गली गली में बह रही है या फैल रहा है? बह रही है नहीं बह रहा है होता है। तो पहली बात तो ये यही गलत लिखा हुआ है। मैंने बोला ना, ये होता है हिंदी का फायदा कि हिंदी हमारे नसों में, जैसे पानी बह रहा है, पानी बह रही है नहीं होता है, पानी बह रहा है। बारिश हो रही है लेकिन पानी बह रहा है, और पानी गली गली में बह रही है, गंदा पानी गली गली में बह रही है। अच्छा लगता है? तो फिर हमको किस पे किसके साथ जाना पड़ेगा? फैल रहा है। बोलो हाँ है ना। तो ये चीजें मेरे कहने का मतलब है। और मैं एक बात आप सबसे ये कहता हूं कि जितने बालक हैं, ये पहला जो मेरा जिनको ये लगता है कि एसएससी जीडी पहली बार है, ये जिंदगी मौका बार बार बाबू नहीं देगी। मैंने कल भी आपसे समझाया था कि मैं बहुत इंफसाइज करूं, नहीं बच्चा नहीं, मैं सबसे कह रहा हूं 499 जो 304 घंटे की बैच है ना, कभी पूछना मेरे से पहले आशुतोष त्रिपाठी पढ़ाते हैं, उनसे पूछना कि आप सर कह रहे थे कि सर जीके साहब जीके 304 घंटे में, आज चाहे किसी भी टीचर का वीडियो देखो, सबने कहा था कि भाई ये फाउंडेशन फर्स्ट एंड लास्ट है, क्योंकि तुम्हारे पास समय नहीं बचा है। अब बैच जो आएगा वो 140 घंटे 120 घंटे, ये 304 घंटे का बैच है जो मैं तुम लोगों को बोल रहा था, इसको ले जरूर लेना। मैंने सबसे ये कहा था कि बच्चा लोग ये बात मान जाना। लोग मेरे से पूछे थे Y2 का Y272 का कमाल क्या होगा, जो लोग लगा चुके हैं उनसे पूछो कि आपको कूपन कोड Y272 क्यों लगाना होता है। जब भी परचेज करो Y272 लगा लो, तुम खुद कहोगे कि सर पैसे की तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से व्यवस्था हो जाती है। करना तुमको कुछ नहीं, जितने बच्चे सेशन लाइक जरूर कर लेना, सेशन तुम्हें लगा कैसे। और मैं आज की पीपीटी दिखाऊं तुमको, ये पूरी की पूरी पीपीटी थी मेरी आज की, जो आज मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा था। ये देखो इतना डिटेल में पढ़ाता हूं सारी, ये सारी ब्लैक क्वेश्चन वाली है, व्हाइट सारा तुम्हारा डिटेल वाला है। व्हाइट स्लाइड जो होता है डिटेल का होता है, ब्लैक स्लाइड जो होता है क्वेश्चन का होता है। मैं कुछ इस तरीके की स्लाइड करवा रहा था। और मैं आपको बता दूं कि जो लोग मेरे साथ जुड़ रहे हो, एक बार जब तुम YouTube खोलोगे, और जैसे एसएससी अड्डा है इस पे क्लिक करोगे तो मेरी क्लास यहां पे तुमको चलती दिख रही होगी। बस करना कुछ नहीं है, जैसे इस पे क्लिक करोगे यहां पर लिखा आ जाएगा, ये इस पे क्लिक करना, बस इस पे क्लिक करना। और ये Y272 कूपन कोड लगाते ही, ये याद रखना, Y272 कूपन कोड लगा देना, ये मात्र 499 रुपए का हो जाएगा। और ये 10 दिसंबर को हेलो बोलेंगे हम लोग। 10 दिसंबर को इसमें हम सारे टीचर, आशुतोष त्रिपाठी, अतुल अवस्थी, जितने भी देख रहे पूरे टीचर, इससे ज्यादा एसएससी अड्डा में टीचर ही नहीं है, ये सारे टीचर को झोंक दिया गया इसमें। और बस ये याद रखना, तुमको कूपन कोड Y272 लगा के इसे ले लेना। बार बार सबको बात समझा रहा हूं, इसे मिस मत करना। Y272 लगा के इसे परचेज जरूर कर लेना। बाकी बाबू जैसा तुम्हारा मन हो, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, अब जो क्रैश कोर्स आएगा ये आएगा, क्योंकि ये सबसे गोल्डन टाइम पे शुरू हो रहा बैच है, और इसके बाद केवल चर्चा प्रैक्टिस करना है। मतलब तुमको लगेगा कि सर केवल सिर्फ पता नहीं कैसे मेरा सिलेक्शन हो गया, जैसे आप लोग बताते हैं हम वैसा करते गए, फाइनली मेरे पास मैसेज आ गया, यू आर फाइनली सिलेक्टेड। आज मैं वर्दी पहन के आपके सामने खड़ा हूं। तो मैं आपसे बार-बार कहता हूं कि ये जो चीजें है ना, चाहे मैं बोल रहा हूं, आशुतोष त्रिपाठी बोल रहा हूं, हरिओम बोल रहा हूं, मैं सबसे कह रहा हूं कि Y272 लगा के इसे परचेज जरूर करो। गलत कूपन कोड मत लगाना, बाद में झगड़ा फुकाना पड़े। Y272 लिख लेना, मैं अलग से भी लिख दे रहा हूं, कोई समस्या हो तो बताना। Y272 मैं कहीं किसी को लगता हमारे बुआ अड्डा में काम करता है, वो सस्ते में दिलवा देगा, तो जितने में कोई Y272 से भी ज्यादा कम अगर कोई करवा दे, तो जितने का खरीदोगे 20 गुना रिफंड करूंगा। तो क्लास कैसे लगी मुझे जरूर बताना। तुम लोगों को कैसे लगती, पीडीएफ नहीं दूंगा मैं ऐसे, नहीं दूंगा पीडीएफ, तुम जितना पीडीएफ मैसेज करते रहो, तुम्हारी पीडीएफ मैसेज करने थोड़ी